डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर चुके। कल हमने इसका पहला लेक्चर आपको बताया था कि कैसे तैयारी की जाए। वो हमारा फर्स्ट वन लेक्चर था। अब आज से मैं कोशिश करता हूं टॉपिक शुरू करने का, लेकिन जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया है, एक प्रिसाइज आइडिया हिस्टोग्राफी की होनी चाहिए। हिस्टोग्राफी टेक्निकल चीज भी है, लेकिन मैं उसको इस प्रकार से आपको समझाऊंगा और उसके इंट्रिकेसीज को बताऊंगा कि आपको आराम से समझ आ जाएगा कि क्या महत्व होता है कोई भी क्वेश्चन में हिस्टोग्राफी का। लेकिन मेरे विचार से कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है तो पहली सीढ़ी होनी चाहिए उसके सिलेबस के ज्ञान का, जो मैंने कल आपको कवर कराया। एक तो फॉर्मली आपका सिलेबस है, जो यूपीएससी में जो वर्डिंग और जो टर्म्स उन्होंने दिया हुआ है वो हाफिजार्ड है, उन्होंने अपने ढंग से सेट किया हुआ है। हमने अपनी स्कीम दी है तैयारी की, तो हमने क्या किया है, केवल उन्हीं टॉपिक्स को रिफॉर्मुलेट कर दिया है जो आपको एक पूरी और बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करेगा। तो आप जो मैंने कल आपको मेरे पीडीएफ में जो गया होगा टॉपिक्स को जिस तरह से मैंने चयन करके आगे और पीछे डाला है, आप उस तरीके से एक बार उस पर सोचने की कोशिश करिए मेरा लेक्चर सुनने के बाद कि कैसे कैसे चेंज घटित हो रहा है, कैसे। अब हिस्ट्री तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी से आरंभ होता है, तो 18th सेंचुरी से आरंभ होता है तो तरीका के हिसाब से फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी आपने मिडिवल हिस्ट्री में कर लिया है। लेकिन थोड़ा हम उसकी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की थोड़ी सी चर्चा को हम रिपीट करेंगे अपने लेक्चर में। लेकिन हमारा जो मुख्य प्रयास होगा या हमारा वो होगा सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से, आपका जहां से बैटल ऑफ पलासी ऑनवर्ड्स। बैटल ऑफ पलासी नहीं, बेसिकली यूरोपियन कंपनी से ही आपका सिलेबस शुरू हो गया है और किस प्रकार से यूरोपियन कंपनीज ने, हालांकि यूरोपियन कंपनीज की व्यापार में क्या भूमिका रही है, इकोनॉमी में क्या भूमिका रही है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रेड रेवोल्यूशन, उन्होंने किस प्रकार से व्यापारिक क्रांति लाई, इन बातों की चर्चा हम लोग कर चुके मिडिवल हिस्ट्री के ही लास्ट में, उनकी इकोनॉमिक पार्ट में। तो सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। अब वहां से हम आगे बढ़ेंगे तो 18th सेंचुरी में आएंगे। 18th सेंचुरी के बाद जब ब्रिटिश शासन की स्थापना होगी तो अब वहां से एक दूसरी दिशा शुरू होगी जिसे तुम कॉलोनाइजेशन कहते हो, औपनिवेशीकरण कहते हो। लेकिन इसी औपनिवेशीकरण के काल में ही मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, आधुनिकीकरण भी हो रहा है। तो अब कैसे इन दोनों के बीच हम संतुलन स्थापित करेंगे। फिर ब्रिटिश के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई है उस पॉलिसी इंपैक्ट या पॉलिसी मेजर्स का क्या इंपैक्ट रहा है, वह भी हमारे पार्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली लेक्चर में जितना कवर करूं उतना घर पर जाकर आपको डाइजेस्ट कर लेना है। अब मैंने हिस्टोग्राफी के विषय में आपको बताया ही था कि एच कार ने कहा है व्हाट इज हिस्ट्री में, कि एक ही चीज के अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग कारण अपनी प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित करते हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट का चयन उसी प्रकार से करते हैं। तो जाहिर है कि जब मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन शुरू होगा तो यहां भी पहल जिन विद्वानों के द्वारा की जाएगी उन्हें ओल्ड कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस बोलते हैं, ओल्ड कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस। क्योंकि एक न्यू कैम्ब्रिज हिस्टोरियन से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा जो 1970s में प्रकट होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं टेक्निकल चीजों को बहुत ही आपको सामान्य तरीके से समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप कहेंगे इस हिस्टोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके सामने कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको स्टैंड लेना होगा। तो स्टैंड लेना होगा तो अब उसको सपोर्ट करें व्यू को, उस व्यू को अपोज करें, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास अगर हिस्टोग्राफिकल नॉलेज थोड़ा सा है तो ओवरऑल क्वेश्चन पर हमारे स्टैंड को बढ़ाएगा, उसको ज्यादा क्लियर करेगा। इसलिए मेरे विचार में आपको इसकी वर्केबल नॉलेज चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से आप उसे कवर करेंगे। हम आते हैं उस मुद्दे के ऊपर, इतिहास लेखन। मैंने आपको बताया था कि जैसे 5 अंधों ने हाथी को टटोला, तो उन्होंने हाथी के अलग अलग आकार निर्धारित किए। किसी के हाथ में हाथी का पीठ पड़ा तो उसने हाथी को मोटा बताया, किसी को हाथी का शूर पड़ा तो उसने हाथी को लंबा बताया, किसी को पूंछ तो उसने हाथी को
पतला बताया, वही हिस्टोरियंस का है कि वो अपने एक अलग दृष्टिकोण से चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उस क्रम में अगर आप ओवरऑल स्कूल देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्कूल आपका होगा वो इतिहास लेखन की ये स्कूल आपको नजर आएंगे। साम्राज्यवादी। अब साम्राज्यवादी में ही दो सब स्कूल हो जाएंगे। एक हो जाएंगे ओल्ड कैम्ब्रिज, और दूसरा होगा न्यू कैम्ब्रिज। ओल्ड कैम्ब्रिज और दूसरा होगा न्यू कैम्ब्रिज। ओल्ड कैम्ब्रिज और दूसरा होगा न्यू कैम्ब्रिज। ओके। और ये न्यू कैम्ब्रिज प्रकट हुआ है 1970 की दशक ऑनवर्ड्स। फिर दूसरा आपका आ जाएगा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तीसरा मार्क्सवादी। राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, और तब चौथा होगा आपका सवाल्टर्न। उसको हिंदी में बोलते हैं उपाश्रयवादी। इसको हिंदी में बोलते हैं उपाश्रयवादी। तो हियर यू कैन जस्ट अंडरलाइन सो मेनी स्कूल्स। साम्राज्यवादी, ओल्ड कैम्ब्रिज, फिर न्यू कैम्ब्रिज 1970 के दशक में है। एक दूसरा स्कूल आपका आता है यहाँ पर राष्ट्रवादी, फिर आता है मार्क्सवादी, उसके बाद आपका आता है सवाल्टर्न अथवा उपाश्रयवादी। अब हम एक एक साम्राज्यवादी इसलिए कहा जाता है कि वह कोई न कोई एक बृहद उद्देश्य से प्रेरित होकर आता है। उसका अपना एजेंडा अलग है, उसका उद्देश्य अलग है। तो अब वन बाय वन माय स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करता हूं इन स्कूल के बारे में। जैसे पहला आपका आता है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन अथवा ओल्ड कैम्ब्रिज। पहले ओल्ड कैम्ब्रिज को देखिए। ये मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में जानबूझकर रखा हुआ है, क्योंकि आप अगर पीडीएफ फॉर्म में वही जो क्लास में जो पहले नोट डाउन कराते थे, मैं एग्जैक्टली पीडीएफ फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं जो उचित समझूंगा तो बोर्ड वर्क भी करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए चीज़ें जितनी सुगम हो और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों वो आपको आराम से डाइजेस्ट हो। तो यहाँ पर आते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन अथवा ओल्ड कैम्ब्रिज इतिहास लेखन। इसमें है कि आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभिक अध्ययन उन विद्वानों के द्वारा आरंभ किया गया जिन्हें साम्राज्यवादी लेखक के नाम से जाना जाता है। इन विद्वानों में पर्सिवल स्पीयर, ए गलहर, माने इन विद्वानों में पर्सिवल स्पीयर, ए गलहर आदि महत्वपूर्ण है। पर्सिवल स्पीयर है, ए गलहर आदि विद्वान ये महत्वपूर्ण है। इनके दृष्टिकोण को प्रेरित करने वाले कारक। अब पहले मैंने देखो, अब ये जो विद्वान है हमने ज्यादा नाम नहीं लिखा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी पूरी सूची आ जाएगी, अनिल सील आएंगे और भी कई आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर दो ही नाम जानबूझ के रखा। कहीं अगर आपको बोलना हो, कहीं इंटरव्यू बोर्ड में ही पूछा जाता है कि अच्छा बताइए आपको ओल्ड कैम्ब्रिज के महत्वपूर्ण लेखक कौन है, तुम कहोगे पर्सिवल स्पीयर और एक गलहर। तो इस प्रकार से तुम शब्द का प्रयोग करोगे। तो इसलिए एक दो नाम आपको जानने चाहिए। अब इनको दृष्टिकोण को प्रेरित करने वाले कारक क्या है, तो वे भारतीय इतिहास की व्याख्या ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के संदर्भ में करना चाहते थे। दूसरा, उन्हें भारतीय समाज एवं संस्कृति की सीमित समझ थी। मतलब उन्होंने जो हमारे, आप कह सकते हो कि 18वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो इंडियन हिस्ट्री का मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन से हम बहुत अधिकांश चीजों में हम एग्री नहीं कर पा रहे हैं।
और आगे के काल के जो हिस्टोरियंस आए उन्होंने इनका खंडन किया है। तो अब सवाल यह उठता है कि इन्होंने इस तरह की नासमझी क्यों दिखाई है। तो वहां पर दो कारण हमने पहले बता दिया। एक तो इनका इंटेंशन भी सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में काम कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हम ब्रिटिश पोजीशन को इंडिया में जस्टिफाई करें। तो इनका एजेंडा ही साम्राज्यवादी है। और दूसरा है, ये फॉरेनर्स हैं, तो हमारे समाज की कई चीजों की व्याख्या ये प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में यह ज्ञान नहीं रखते, इनको नॉलेज नहीं है, सीमित समझ है। तो दो कारण है। फिर अब यहां पर हमने मुद्दा उठाया कि आधुनिक भारत के इतिहास में उनके विचार क्या है। तो हम महत्वपूर्ण बातों पर उनके विचार की बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या स्टैंड दिया है। बट माय स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके लिए आवश्यक होगा कि आप पीछे जो मैंने सिलेबस बताया है वो सिलेबस आपको क्लियर हो। जैसे पहले हमने 18वीं सेंचुरी का बताया, तो 18वीं सेंचुरी में आपका चला आता है कुल मिलाकर यूरोपीय कंपनियां वहां से लेते हुए आप कर्नाटिक वॉर से होते हुए और फिर बंगाल तक आ जाते हो। और फिर ब्रिटिश के द्वारा जो 18वीं सेंचुरी में जो उपनिवेशवाद का जो पहला चरण है, फिर उपनिवेशवाद के खंड में हमने बांटा है। तो पहला चरण जो रॉबर्ट क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स से लेते हुए आप जो कॉर्नवालिस वगैरह का काल पूरे 18वीं सेंचुरी का काल लेते चलते हुए 18वीं सेंचुरी, फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी आता है। तो अब सवाल यह है कि हम परिवर्तन की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, वे परिवर्तन की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। हमने जो आपको परिवर्तन का क्लासिकल मेथड दिया वो बेसिकली डेवलप किया हुआ है मार्क्सवादियों के द्वारा, लेकिन बाकी विद्वान भी उससे असहमत नहीं है। जैसे सबाल्टर्न है, उनका बेसिक अप्रोच ऐसा नहीं है कि सबाल्टर्न का बेसिक अप्रोच कहीं मार्क्सवादियों से बहुत भिन्न है, इस तरह की बात नहीं है। उनका भी अप्रोच मोर और लेस सेम है, लेकिन केवल फर्क यहाँ है कि वो भी मतलब डाउन ट्रॉडन की ही बात करते हैं, शोषित वर्ग की ही बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबाल्टर्न का ये कहना है कि आप डाउन ट्रॉडन की मानसिकता का अध्ययन नहीं करते हो, आप दलित वर्ग जो है उपाश्रयवादी है उनके बारे में या उनकी समझ को आप नहीं जानते हो, आप हमेशा नेतृत्व की बात करते हो। तो आप नेतृत्व के एंगल से चीजों की व्याख्या करते हो। लेकिन जो लोग निचले तबके के जो लोग हैं वो ऑटोनोमस हैं, तो जो मार्जिन पर जो लोग हैं उनकी मानसिकता का अध्ययन करोगे तब सही तस्वीर आएगी। इसी मुद्दे पर मार्क्सवादी और सबाल्टर्न में विवाद है। तो खैर, दूसरा मुद्दा आधुनिकवाद के इतिहास में उनके विचार क्या है। तो उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्रिटिश कंपनी ने बेखबरी की दौर में भारत को जीता, अर्थात भारत जीतने की उनके पास कोई निश्चित योजना नहीं थी। मतलब देखिए, मैं एक दो बातें यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस समय से ब्रिटिश कंपनी आई भारत में, तो आई थी व्यापारी कंपनी के रूप में, ओके, और यहां पर व्यापार करने आई थी। लेकिन आरंभ से ही मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश कंपनी हो या कोई भी यूरोपीय कंपनी हो, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? असमान व्यापार की। असमान व्यापार से मतलब है कि यहाँ की वस्तुओं की यूरोप में मांग ही नहीं थी, और यहाँ की वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी और यूरोप की वस्तुओं की यहाँ पर मांग नहीं थी। यहाँ से जो वस्तुएं खरीदते थे तो एक तरफा व्यापार था, उनके लिए उनको प्रेशियस मेटल देना पड़ता था। तो खैर आगे इस तरह की स्थिति आई। लेकिन ये बात तो जरूर है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1599 और 1600 में, और 80 अंग्रेजों ने मिलकर उसको फॉर्म किया था, उस समय किसी के दिमाग में ये बात नहीं हुई कि हम इंडिया को जीतेंगे। आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं ये बताता हूं, लेकिन ये साम्राज्यवादी लेखक हैं जो ओल्ड कैम्ब्रिज वाले, वो कहते हैं कि देखो भाई, ब्रिटिश तो भारत को जीतना ही नहीं चाहते थे। अगर ब्रिटिश ने भारत को जीता तो बेखबरी की दौर में जीता, उनको खुद भी पता नहीं हम इंडिया को जीत रहे हैं। और उसका कारण यहां तक बताते हैं कि आप सेंटर में मत खोजिए, लंदन में मत खोजिए, इंडिया में ही खोजिए। उपांत कारण है, यहाँ की परिस्थितियां कुछ मतलब ऐसी बनती गई कि धोखे से वो जीतते गए। और एक समय ऐसा आया जब उनको एहसास हुआ कि हम जीत गए, तो घबराइए नहीं, बेखबरी की दौर में जीत लिया। लेकिन जब एक बार उन्होंने जीत लिया तो फिर इंडिया की अपरिमित सेवा की। अब रैमजे म्योर हैं, जॉन सीले हैं, ये सब विद्वान हैं, जॉन सीले, रैमजे म्योर, वे इस तरह की बात बोल रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट कि यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की इंडिया को जीता भी गया, लेकिन वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया को हमने कोई सोची समझी नीति के तहत नहीं जीती है। तो
अब देखिए, अब हिस्टोग्राफी का इंपॉर्टेंस है कि आपको लाइन मिलेगा, जैसे 97 में ही आपसे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, फिर 2002 में क्वेश्चन पूछा है इसी पार्ट से, 97 में पूछा है कि ब्रिटिश ने बेखबरी की दौर में ही भारत को जीत लिया। तो बहुत सारे बच्चे कहने लगे कि हाँ, मैंने वो मान लिया कि जिस समय ब्रिटिश जीत रहे थे उस समय भारतीय राज्य बेखबर थे और ब्रिटिश जीतते गए। लेकिन वो एक हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड है, उसको अगर मेंशन करके थोड़ा सा लिखते, या जॉन सीले या रैमजे म्योर का नाम अगर नहीं भी देते तो साम्राज्यवादी लेखक के दृष्टिकोण करके अगर दे देते और तब उस पर लिखते, तो हमारे विचार से उस पर एग्जामिनर के लिए आई कैचिंग होता, उनको मार्क्स ज्यादा मिलता। अब उन्होंने भारत के संदर्भ में उपनिवेशवाद के अध्ययन, अब दूसरा देखो पहलू देखो, उपनिवेशवाद। अब आपके मन में भी बात होगी उपनिवेशवाद क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानकर चलती है कि उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन है। मतलब ये एक विचारधारा है जो इस बात पर बार बार इंफेसाइज करती है कि उपनिवेश का जो हित है वो उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अनुकूल है। यानी उपनिवेश का अपना एक कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि जो उपनिवेश का हित है वह हित उसके मातृ देश के हित के अनुकूल है। जो उसका जो मदर स्टेट है जिसने उपनिवेश बनाया है उसके हित के अनुकूल है। तो अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक इस बात को कबूल नहीं रहे कि हम इंडिया में उपनिवेश बनाए। कहा कि नहीं, ये गलत है, हमने उपनिवेश नहीं बनाया है इंडिया को। क्योंकि वो जानते थे अगर हम उपनिवेश कबूल करेंगे तो मतलब होगा कि हम हमारा हित, इंडिया का हित हम अपने हित के अधीन रखकर, और हमने अपने हित के लिए इंडिया का शोषण किया। उन्होंने कबूल ही नहीं किया, कहा कि नहीं, भारत में उपनिवेशवाद नहीं था। अगर केवल था तो विदेशी शासन, ठीक है हम मानते हैं हम विदेशी थे, आपके यहां शासन किया, लेकिन विदेशी शासन तो आपकी भलाई के लिए भी हो सकता है ना। हाँ, उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आपकी भलाई के लिए नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सभी रूपों में भारत में कभी उपनिवेशवाद नहीं रहा, हमने कोई उपनिवेश वगैरह नहीं बनाया, स्पष्ट इनकार कर दिया। तीसरा, अर्थात तो केवल विदेशी शासन। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है मातृ देश के हित संबंधी क्षेत्र का उपयोग, जबकि विदेशी शासन संबंधी क्षेत्र के हित के लिए भी स्थापित हो सकता है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है 2 लाइन में। थर्ड, उपनिवेशवाद की तरह उन्होंने इन सभी विचारों को अस्वीकृत करने का प्रयास किया जो ब्रिटिश नीति को भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण से जोड़ रहे थे। उदाहरण के लिए मॉरिसन जैसे विद्वान ने भारत में धन की निकासी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, और मॉरिस डी मॉरिस जैसे विद्वान ने भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन अथवा विऔद्योगिकरण की धारणा को अस्वीकृत किया। अब एक दूसरा मुद्दा आता है कि क्या आपने हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन किया, क्या आपने हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अब इस पर जो ब्रिटिश विद्वान है वो ब्रिटिश विद्वान इस धारणा को खंडित करते हैं, कहते हैं नहीं, गलत बात है, हमने आपकी इकोनॉमी का शोषण नहीं किया। अब जैसे देखो, एक विचार आप आगे देखोगे उसे कहते हैं धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की स्थिति कैसे आएगी, तो पहले तो यहाँ वो आते थे तो वस्तुएं खरीदते थे, तो उसके लिए उनको प्रेशियस मेटल लाना पड़ता था, कीमती धातु लाना पड़ता था लंदन से। आगे बताएंगे, परंतु उनका अपनी सरकार का भी दबाव था, परिस्थितियों का भी दबाव था। तो उन्होंने सोचा कि कोई अगर ऐसा जुगत लग जाता जिसमें हम भारत के धन से ही भारतीय वस्तुओं को खरीद लेते तो कितनी बेहतर स्थिति होती। वह स्थिति उनको मिल गई पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद। जब बंगाल की दीवानी मिल गई तो बंगाल के दीवान बन गए और यहां से वो राजस्व की वसूली करने लगे। तो राजस्व की वसूली करते हुए उन्होंने अब उसी राजस्व का एक भाग बचाकर यहाँ की वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दी। अब बताइए, पैसा भी हमारे यहाँ का, वस्तुएं भी हमारे यहाँ का, और तब उस वस्तु को ले जाकर उन्होंने निर्यात किया, और जब उसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाया, और जो मुनाफे का धन आया वो ब्रिटिश शेयर धारकों के बीच बट गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक थे। तो हमने उसको धन की निकासी का उद्भव बताया, जो समय के साथ उसमें और भी आइटम्स जुड़ते गए जो आप रेगुलर क्लास में देखेंगे। अब यहीं पर जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक मॉरिसन है, वो मॉरिसन कहते हैं गलत, नहीं, धन की निकासी नहीं हुई। अरे हमने मुट्ठी भर रुपये आपके यहां से लिए हैं और उसके बदले इंडिया को इतनी सेवा की है।
देखिए, अब आप ही बताइए, आपके यहाँ हमने टेलीग्राफ डेवलप किया, इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप किया, आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था बनाया, हमारे अधिकारियों ने आपके यहाँ काम किया और उनका पेंशन यहाँ से भेजा जा रहा है, आप उसको धन की निकासी कहते हो, गृह व्यय को, होम चार्जेज को। ये तो गलत बात है। मतलब उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमने जो आपको इतनी अपरिमित सेवा की, उसके बदले हमने क्या लिया सिवा उन चंद रुपये को जिन्हें आप धन की निकासी कहते हो। तो उन्होंने इसको खंडन किया। अब ये मॉरिसन का एक मॉरिस डिमॉरिस है, 2010 में उनका डेथ हुआ है। तो वो जैसे बात हुई कि भाई आपकी जो औद्योगिक नीति थी, जैसे आपने अपने यहाँ औद्योगिकरण किया, परंतु आपके यहाँ जो औद्योगिकरण किया गया वो हमारे यहाँ विऔद्योगिकरण ला दिया। मैंने what is known as industrialization in your own country, so that resulted into deindustrialization in India। मतलब आपने हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइज किया, तो इस तरह की धारणा दी गई। तो उन्होंने मॉरिस डिमॉरिस ने उसको अस्वीकार कर दिया और क्या तर्क दिया है वो सुनोगे तो हतप्रभ रह जाओगे कि अरे हमने तो आपकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उल्टा आपकी इंडस्ट्री को हमने मजबूत बनाया। क्योंकि हमारे जो सूती वस्त्र उत्पादन है, तो हमने सूती वस्त्र अगर ब्रिटेन से लाए तो फिर वहां से धागे भी लाए और बहुत कम मूल्य पर हमने धागे आपके शिल्पियों को मुहैया कराया है। तो आपके शिल्पी को जब सस्ते धागे मैनचेस्टर वाले मिले तो उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया है। तो इसे तो आपके और शिल्पियों को लाभ हुआ है। और रह गई हमारी बात, तो अगर हम कपड़े नहीं लाते लंदन से, तो हमारे अच्छे शासन में जो आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी, फर्स्ट पर कैपिटा इनकम, और जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप अब आपका बाजार काफी विस्तृत हो गया था। अब आपके बाजार की जरूरत कम से कम वो तो नहीं कर सकते थे जो आपके हैंडीक्राफ्ट से। तो क्या होता, आपका इन्फ्लेशन आता, आपकी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति का प्रभाव होता, उसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता। वैसे समय में हमने लंदन से कपड़े लाकर और आपके बाजार के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। तो बताइए हमने आपकी भलाई किया बुराई किया? अब देखिए उनका तर्क क्या है। अब उस तर्क को हम लोग खंडित करेंगे अपने ढंग से। तो इस तरह से उन्होंने दिया। अब चौथा है कि इतिहास लेखन भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा को अस्वीकार करता है तथा राष्ट्रीय आंदोलन को एक छद्म संघर्ष मानता है, सूडो स्ट्रगल। इनके विचार में उपनिवेशवाद की तरह राष्ट्रवाद भी एक मिथ्या अवधारणा है। सबसे बढ़कर उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या में उस दृष्टिकोण को अपनाया जिसे संरक्षित दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है, यानी उसको पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। उनके विचार में पहले क्षेत्रीय स्तर पर दलालों का उद्भव हुआ। यह क्षेत्रीय दलाल उनके विचार में पहले क्षेत्रीय स्तर पर दलालों का उद्भव हुआ। यह क्षेत्रीय दलाल स्वयं संरक्षक बन गए और अपने पीछे समर्थकों का एक समूह खड़ा कर लिया जिन्हें संरक्षित कहा गया। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय दलाल खड़े हुए। फिर उनके हितों में सामंजस्य के लिए अखिल भारतीय दलालों की जरूरत हुई। फिर उनका यह भी मानना है कि ब्रिटिश शासन ने जो भारत में नए आर्थिक अवसर प्रदान किए, उन्हें अधिकाधिक अपने हित में करने के लिए भारतीय कुलीनों के बीच आपस में संघर्ष होने लगा तथा जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया जाता है, वह इस संघर्ष का एक प्रकार का आवरण है। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो राष्ट्रवाद की व्याख्या की है वह कम से कम भारतीय राष्ट्रवादियों को के लिए एक शौक के बराबर है। ये कहते हैं कि देखिए इतने राष्ट्रवाद के जो आप हो हल्ला कर रहे हो, ये राष्ट्रवाद के हो हल्ला बेकार है, ये राष्ट्रवाद है ही नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए ये एक तरह से जिसे आप राष्ट्रवाद कहते हो, उन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया है जो मैंने यहां पर आपको दिया, संरक्षक संरक्षित संबंध। कि उनके विचार में राष्ट्रवाद एक मिथ्या अवधारणा है। सबसे बढ़कर उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या इस दृष्टिकोण को अपनाया जिस दृष्टिकोण को संरक्षक संरक्षित संबंध कहते हैं। अब इनका ये कहना है कि देखिए जिसे आप राष्ट्रवाद कहते हो वो राष्ट्रवाद नहीं है। तो भाई क्या है? तो एक्चुअली है क्या कि हमने जो आपके यहाँ अच्छी सरकार दी या नए आर्थिक अवसर दिए, तो उन नए आर्थिक अवसर को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में भुनाने के लिए आपके कुलीन लोग ही आपस में संघर्षरत हैं। तो और उसी क्रम में उसने एक संरक्षक संरक्षित कहा कि एक्चुअली हुआ क्या कि क्षेत्रीय स्तर पर, अब क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय नेता को नेता नहीं बोलता है, दलाल बोलता है। गौर करने वाली बात है, रीजनल ब्रोकर।
रीजनल ब्रोकर। तो उनका ये कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर पहले एक क्षेत्रीय दलाल स्थापित हुए, वे स्वयं बन गए संरक्षक और अपने पीछे उसने फॉलोअर्स का एक बड़ा जमात खड़ा कर लिया ताकि हमारा बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग हो। और इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह के क्षेत्रीय दलाल स्थापित हो गए। ओके, अब प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय दलाल स्थापित हो गए और वो खुद संरक्षक बन गए और अपने पीछे उन्होंने जो फॉलोअर्स का जमात खड़ा किया उसको संरक्षित कहा। एक्चुअली एक थियरी है, इसको अब आप इसमें ज्यादा माथा पच्ची मत करना, केवल शब्द को याद रखना। हालांकि लिखने में डायरेक्ट इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ी समझ है तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट तो कम से कम इन चीजों को समझे। जब हम इतना सिंप्लीफाई करके आपको दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है। अब यही सब डिबेट है, इसके लिए पूरी की पूरी बुक होगी, लेकिन मैं आपको चंद पेजेज में इतने गूढ़ ज्ञान दे रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं, तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इस पर अपनी समझ इसके आधार पर विकसित करेंगे, क्योंकि आखिरकार आपका सिलेक्शन आपकी समझ पर होना है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो अब संरक्षक संरक्षित, तो उन्होंने उसे संरक्षक कहा और अपने पीछे जो जमात खड़े की उन जमात को उन्होंने नाम दिया संरक्षित। तो दे कॉन्शियसली यूज द टर्म संरक्षक संरक्षित संबंध। तो जो संरक्षक संरक्षित संबंध का नाम दिया है, तो अब कहते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलाल हुए जो संरक्षक की तरह स्थापित हो गए। अब सबके तो अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर हित हैं, तो इनके बीच आपस में भी तो मारामारी होगी। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन के लिए फिर अखिल भारतीय दलालों की जरूरत हुई। तो अखिल भारतीय नेताओं को इन्होंने अखिल भारतीय दलाल करार दे दिया और इन्होंने कहा कि ये सब नाटक है, स्वांग है राष्ट्रीय आंदोलन का। ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, ये वर्गीय हित है और विभिन्न कुलीन वर्ग आपस में टकरा रहे हैं। ये जस्ट लाइक अ दशहरा ड्यूएल है, जिसमें लोग एक रावण की मूर्ति क्रिएट कर देते हैं विशालकाय, और जो पहले एक सामान्य आदमी राम का वेश धारण कर लेता है, हो सकता है कोई रामू चाय वाला हो जो पिछले वर्षों से चाय बेच रहा हो, सुबह तक चाय बेचा था, अब वही तैयार होकर राम की वेश में आ गया है और उस काल्पनिक रावण पर वो धराधर तीर चला रहा, और फिर कोई रावण में आग लगा देता है और रावण की जो आकृति है वो धू धू कर जलने लगती है और जयराम होने लगता है। उसी प्रकार से ये काल्पनिक रूप में उपनिवेशवाद का सृजन कर लिया है और काल्पनिक रूप में राष्ट्रवाद का सृजन कर लिया है। ना तो भारत में उपनिवेशवाद था और ना ही राष्ट्रवाद था। अब एक राष्ट्रवादी लेखक ने कहा कि इन्होंने हमसे सब कुछ छीना ही, एक चीज हमारे पास था, वह था स्वाभिमान की भावना कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र की आजादी के लिए संघर्ष किया और हमने अपने आप को बलिदान दिया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब हमसे ये वह गर्व की भावना भी छीनना चाहते। तो ये है उनका संकीर्ण राष्ट्रवादी लेखन। तो इतनी सारी बातें जब तुमने सुनी होगी, चार मुख्य बातें तुमको याद ही हो गया होगा। एक, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने बेखबरी से हिंदुस्तान को जीता, जो मोटे तौर पर उनका विचार है। दूसरा आता है उनकी, एक तो हमने चार फैक्टर बताए हैं, एक तो ब्रिटिश विजय बताए हैं, एक उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश बेखबरी के दौर में भारत को जीता। फिर दूसरा हमने बताया कि उपनिवेशवाद शब्द को ही चुनौती दे डाली कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं था। और तीसरा, उसने इकोनॉमिक पॉलिसी में कहा कि ना तो धन की निकासी हुई और ना ही हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, उल्टा हमने आपको लाभ पहुंचाया है। और चौथा कहा कि राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद एक मिथ्या अवधारणा है, काल्पनिक अवधारणा है, ये कुलीनों का केवल एक प्रोपेगेंडा है। तो उनके अनुसार क्या है कि जैसे अब जो भी मूवमेंट है वो अब अखिल भारतीय नेताओं को अखिल भारतीय दलाल कह दिया। अब आप ही बताइए, जो जूडिथ ब्राउन है, जूडिथ ब्राउन यही ओल्ड कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, तो उन्होंने भारतीय राजनीति में गांधी के उद्भव की जो व्याख्या की है वो अपने आप में बड़ी ही संकीर्ण व्याख्या है। वो कहती हैं कि द राइज ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स वॉज अ हाई लेवल पॉलिटिकल गेम, कि भारत में गांधी का उद्भव
एक उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी। या फिर वो कहते हैं, जैसे आप देखिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो गांधी गए थे चंपारण सत्याग्रह में, तो वहां पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, श्री कृष्ण सिंह हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, भूला भाई देसाई है, मजरूल हक है। तो ये सब वहां पर एक क्षेत्रीय नेता थे जिसका समर्थन गांधी को मिला। और आगे चलकर जब गांधीवादी राजनीति हुई तो वहीं से राजेंद्र प्रसाद वगैरह की तरक्की भी हुई है, आपको याद होगा। और फिर श्री कृष्ण सिंह, ये सब मुख्यधारा राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्यधारा से भी जुड़े। तो इसके बारे में ये बोलते हैं जूडिथ ब्राउन कि गांधी ने उनके लिए, जानते हैं किस शब्द का प्रयोग किया, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। कि गांधी जब गए बिहार मूवमेंट में तो अपने उप ठेकेदारों को वहां नियुक्त किया, और जब गांधी आए गुजरात मूवमेंट में तो गांधी ने वहां पर वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जो रीजनल लीडर्स थे, जो बाद में मुख्यधारा में आए, तो उन्होंने वहां पर एक रीजनल ब्रोकर के रूप में अपॉइंट किया। तो एक तरह से पूरी की पूरी धारणा ही वो बदल रहे हैं, उस सबको उप ठेकेदार कह रहे हैं। और वो कहती हैं कि 1919-20 में, जिसमें खिलाफत और सहयोग हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो 1919-20 में भारतीय राजनीति में गांधी के उद्भव की व्याख्या और उनके द्वारा सत्ता हथियाने की व्याख्या आप कैसे करोगे? उनके उद्भव की व्याख्या और उनके द्वारा सत्ता हथियाने की व्याख्या आप कैसे करोगे? क्या ये एक उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी? तो ये कहते हैं कि गांधी ने एक तरह से एक सॉफ्ट कूप लाकर कांग्रेस को हाईजैक कर लिया, प्लेटफॉर्म को। आप बताइए, इस तरह की अवधारणा को, एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, उसमें आप कैसे एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? तो उसमें तो आपको एक हिस्टोग्राफिकल सेंस होगा, तो कितना बेहतर होगा क्वेश्चन राइटिंग में। अब यहीं पर आपके मन में सवाल होगा, उससे पहले मैंने सवाल उठा दिया। मेरा सवाल यह है कि ओल्ड कैम्ब्रिज इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अगर इतना संकीर्ण है, तो इसके अध्ययन की जरूरत क्या है? आपके मन में इस सवाल होगा कि भाई इतना संकीर्ण विचार है तो इसको इतिहास लेखन में क्यों रखा गया है? इसको रखे जाने की वजह क्या है? तो मैंने यहां पर कि आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की पहल इन्हीं विद्वानों के द्वारा की गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सही या गलत, सबसे पहले इन्होंने हमारे इतिहास का इंटरप्रिटेशन किया है। तो जो पहले, क्या कर सकते हो, भारत का पहला इतिहास किसने लिखा है? तो जेम्स मिल ने लिखा है। आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, अच्छा ये बताइए अमुक जी कि आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हो, तो क्या इंडिया का पहला हिस्ट्री बुक किसने लिखी है? तो देन यू आर जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, जेम्स मिल। क्योंकि इतिहास का तो पहला उसी ने पुस्तक लिखी और उसको 3 खंडों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को उसने ये नाम नहीं दिया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल का नाम दिया है, लेकिन उसने सबसे पहला इतिहास लिखा है। तो पहल उन्होंने सबसे पहले ओल्ड कैम्ब्रिज वालों ने ही की है। और दूसरी बात यह है कि एक मत यह भी है, आपने एक कविता सुनी होगी, निंदक नियरे राखी। अपने निंदक को रखोगे तो कई बार अपने क्षेत्र के अन्वेषण करने का भी अवसर मिलता है कि वास्तव में हमारे क्षेत्र में कुछ दुर्गुण तो नहीं है। तो अपने दुर्गुणों को देखने के लिए आईने के रूप में कई बार उनका सकारात्मक यूज भी हो जाता है। तो माना जाता है कि कई बार क्या होता है, हमारे जो राष्ट्रवादी लेखक है वो अति राष्ट्रवादी रुझान में बह गए, तो वहां कम से कम कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस है वो अति राष्ट्रवादी रुझान पर अंकुश लगाता है, जैसे वो कहते हैं गुटबंदी। कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस का कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से गुटबंदी के कारण चल रही थी, एक गुट दूसरे गुट पर हावी हो रहा था। अब उदारवाद और उग्रवाद में वो कहते हैं कि, जैसे अनिल सिल कहते हैं कि अंदर वाले और बाहर वालों का संघर्ष है। अब जैसे उदारवादी उग्रवादी का संघर्ष आप भले ही आप कह सकते हो कि आप उसको दूसरे रूप में आप उसकी व्याख्या कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये 2 उद्देश्यों के बीच, 2 नए प्रकार के कार्यक्रम के बीच, 2 नए प्रकार के दृष्टिकोण के बीच की टकराहट है। वो कहते हैं कि नहीं, सत्ता प्राप्ति में उदारवादियों ने सत्ता पर कब्जा करके बैठे हुए थे, उग्रवादी बेचारे बाहर बैठे हुए थे, तो बाहर वाले अंदर वाले को धक्का देकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि भाई, तब आप देखना शुरू करोगे कि कुछ गुटबंदी भी तो इसमें नहीं है। तब पाओगे अरे गुटबंदी का भी तत्व है। इधर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और रानाडे का जो गुट है वो तिलक के गुट से टकरा रहे हैं। और जब आप तह में जाओगे तो पता चलेगा तिलक का एक शिष्य था GR आगरकर, वो पहले तिलक का शिष्य था, बाद में चला गया वो मेहता गोखले रानाडे गुट में। तो तिलक इतने खपा हुए कि उन्होंने फिर रानाडे के पूना सार्वजनिक सभा पर ही कब्जा कर लिया। तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि थोड़ी बहुत गुटबंदी भी है, कांग्रेस के अंदर भी गुटबंदी चल रही।
तो इसलिए हमारे अति राष्ट्रवादी रुझान पर अंकुश लगाते हैं, जो वहां पर केवल राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए संवेदना के साथ साथ कुछ कुछ तो अपना स्वार्थ भी काम कर रहा है। तो ये हमें थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है इंटरप्रिटेशन में, तो इसलिए इनका महत्व है। तो आपसे अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आप इसी तरह से उसको जवाब देना। तो अब तो ये मैंने ओल्ड कैम्ब्रिज आपको बताया। अब मैं चाहता हूं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पहले बताऊं या फिर न्यू कैम्ब्रिज पहले बता दूं। न्यू कैम्ब्रिज तो आपको आगे मिलेगा। चलिए कोई नहीं, हम न्यू कैम्ब्रिज बताते हैं। पहले आपको हम राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी बता देते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो मुख्य रूप से कन्फ्लिक्ट है उसमें तीन। ओल्ड कैम्ब्रिज वाले तो अब हाशिए पर चले गए, राष्ट्रवादी भी लगभग हाशिए पर ही है। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं कि जैसे बाकी एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, उसकी तरह राष्ट्रवादी और मार्क्सवादियों में इस पार्ट में ज्यादा टकराहट नहीं है। राष्ट्रवादी और मार्क्सवादियों में इन पार्ट में ज्यादा टकराहट नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इस इतिहास लेखन से जुड़े हुए अधिकांश विद्वान राष्ट्रीय आंदोलन के उपस्थ थे। उदाहरण के लिए गिरिजा प्रसाद मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरजी प्रधान, अंबिका चरण मजूमदार आदि इस दृष्टिकोण से जुड़े रहे। विशेषताएं, ये विद्वान विचारधारा की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भारत एक राष्ट्र बना क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ। दूसरा, ये राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे और कहीं न कहीं वह भारतीय समाज का एक आदर्शवादी तस्वीर रखते थे, जिसके अनुसार ब्रिटिश के विरुद्ध सभी भारतीयों के हित एक थे एवं भारतीयों के हितों के बीच आपस में सामंजस्य था। मैं अभी समझाता हूं आपको, बिल्कुल आप फिर बाद में इसको पढ़ लेना, मैं समझाता हूं, आपको याद ही हो जाएगा। और आप जब मेरा लेक्चर सुनते हो तो मैं मानकर चलता हूं आप पेपर पेन लेकर बैठते होगे, आप अपने तरीके से भी जॉट डाउन करोगे, पेपर पेन लेकर बैठोगे तो मेंटली अलर्ट रहोगे। योगदान, इस दृष्टिकोण में यह स्वीकार किया गया है कि भारत में उपनिवेशवाद था तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक हित एवं भारतीयों के मौलिक हितों के बीच टकराहट थी। सीमा, इनकी सीमा यह रही कि इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश के विरुद्ध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के हित आपस में एक थे, अर्थात उन्होंने राष्ट्रीय एकता के उत्साह में भारतीय समाज के इनकी सीमा यह रही कि इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश समाज के विरुद्ध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के हित आपस में एक थे, अर्थात उन्होंने राष्ट्रीय एकता के उत्साह में भारतीय समाज के शीर्षकों, ये शब्द गलत आ गया है, भारतीय समाज की आंतरिक तनाव को नजरअंदाज कर दिया। आंतरिक तनाव को नजरअंदाज कर दिया। अब देखिए, पहली बात है कि आपसे अगर यह पूछा जाता है कि आप राष्ट्रवादी इतिहास लेखक किसे मानते हो, हु इज नेशनलिस्ट स्कॉलर्स और नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, व्हाट इज नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, तो पहली बात आप मान लीजिए कि ये विद्वान जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से जुड़े हुए हैं वे राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये तय हुआ। अब ये नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट हैं और इनका इतिहास संबंधी अपना दृष्टिकोण है। अब इसमें हमने कुछ नाम लिया है, जैसे अंबिका चरण मजूमदार है, गिरिजा प्रसाद मुखर्जी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, आरजी प्रधान है। तो ये सब ये हिस्टोरियंस है। मैंने 4-5-6 नाम आपको दे दिया है। आधुनिक में तुम देखोगे तो आपका जो वरुण डे है, सॉरी अमलेश त्रिपाठी हैं, तो अमलेश त्रिपाठी इस श्रेणी में आते हैं। तो ये जो विद्वान है ये मानकर चलते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव इसलिए हुआ कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। तो आपके मन में एक संदेह होगा कि हाँ, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हुआ इसलिए राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। एक्चुअली होता क्या है, जो मार्क्सवादी हैं वो मानते हैं किसी चीज के पीछे भौतिक कारक भी होता है। केवल विचारधारा के प्रभाव को आप दर्शा रहे हो तो उससे कैसे होगा। अब मान लो रेलवे आ रहा है तो इकोनॉमी में चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंज से सोशल चेंज हो रहा है, नए नए ट्रांसपोर्टेशन की डेवलप कर रहे हैं, नई तकनीकी आ रही है जिसके कारण से पत्र पत्रिकाओं का विकास हो रहा है, तब तो विचारों का प्रसार हो रहा है। तो विचार का अकेला प्रसार दिखाना और जो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो रहा है उसको नजरअंदाज करना उचित नहीं है। तो इसलिए केवल विचारधारा का प्रसार हो रहा है इसलिए राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि विचारधारा का प्रसार क्यों हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये
एक जो सबसे बड़ा फॉल्ट बना गया, इनका कंट्रीब्यूशन ये है, मैंने इसका सकारात्मक योगदान क्या है पहले मैं उसको बता दूं। जैसे साम्राज्यवादी हिस्टोरियन, जिसको हमने ओल्ड कैम्ब्रिज कहा, वो कबूल नहीं करते थे। वो कहते थे कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं था, विदेशी शासन था, परंतु उपनिवेशवाद नहीं था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के रूप में भारत में उपनिवेशवाद नहीं था। इन विद्वानों ने इस धारणा का खंडन किया, कहा कि नहीं, गलत बात है। भारत में उपनिवेशवाद था और ब्रिटिश और भारतीय हितों के बीच टकराहट थी। यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और भारतीय हितों के बीच टकराहट थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक हित अपने ढंग से सोच रहा था और अपने ढंग से भारत का शोषण कर रहा था। तो इनका एक योगदान यह रहा कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखक को काउंटर करते हुए इन्होंने इस बात को एम्फसाइज किया कि भारत में उपनिवेशवाद था, और उपनिवेशवाद का मतलब है कि ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में शासन कर रहे थे वो भारत का शोषण कर रहे थे। अब इनका नकारात्मक या सीमा पक्ष यह है कि यह मानकर चलते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी भारतीयों के हित एक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी भारतीयों के हित एक थे। अब यहीं पर आकर एक आपको पता चलता है कि इस पॉइंट पर आकर थोड़ी सी स्थिति अलग हो जाती है, क्योंकि देखो, भारतीय समाज के अंदर भी एक प्रकार का तनाव था, और वह था हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच, पूंजीपतियों के बीच और श्रमिकों के बीच, जमींदारों के बीच और किसानों के बीच। और आप बोलते हो कि सभी भारतीयों के हित एक है, तो उन विचारों को तो आप नजरअंदाज कर देते हो। आज भी तुम देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन आप ही बताओ, इस आजादी को आप कंप्लीट मान रहे हो? कोई अगर आपसे केवल यह पूछे कि क्या 15 अगस्त 1947 को भारत को सच्ची आजादी मिली, तो आपका उत्तर क्या होगा? आजादी केवल वन मैन वन वोट से तो नहीं हो जाएगा। जब तक वन मैन वन वैल्यू नहीं होगा, और वैल्यू तो तभी होगा जब इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन सबका लगभग बराबर हो, जो नहीं हुआ। तब तो निर्धन लोग के वोट को तो धनी लोग खरीद लेंगे, तो फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब नहीं रह जाता है। और सभी भारतीयों के हित एक है, तो बेचारों को तो मरवाओगे जो कमजोर वर्ग है। तो यहां पर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का ये लिमिटेशन पार्ट है कि वह एक आदर्श तस्वीर देते हैं कि एक ही, बोलते हैं कि एक ही बस द्वंद्व है और एक ही कन्फ्लिक्ट है, वह है ब्रिटिश हित और भारतीयों के हित के बीच। जबकि भारतीयों की भारत के सभी, या भारत जितने भारतीय हैं उन सभी के हित आपस में एक है। यही वो स्थान है जहां मतलब आगे मार्क्सवादी हिस्टोरियंस एग्री नहीं करेंगे। मेरे विचार से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मार्क्सवादी इतिहास लेखन देखिए। वही समय था जब रूसी क्रांति के पश्चात मार्क्सवादी इतिहास लेखन का तेजी से प्रसार हो रहा था। इस समूह के इतिहासकार अपने विश्लेषण में मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा को अपना रहे थे। जो विद्वान है वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा को अपना रहे थे। योगदान, अब इनका योगदान क्या है? पॉइंट फर्स्ट, सर्वप्रथम उन्होंने विरोधाभासों को दो भागों में बांटा, प्राथमिक विरोधाभास और द्वितीयक विरोधाभास। इनके विचार में प्राथमिक विरोधाभास ब्रिटिश औपनिवेशिक हित एवं भारतीय जनता के हितों के बीच था, वहीं द्वितीयक विरोधाभास भारतीय समाज के अंदर था, यथा पूंजीपति और श्रमिकों के बीच तथा जमींदार एवं किसानों के बीच। दूसरा, मार्क्सवादी इतिहास लेखन से पूर्व आधुनिक भारत का इतिहास लेखन मुख्यतः भारतीय शिक्षित वर्ग, कुलीन, जमींदार, पूंजीपति आदि की गतिविधियों तक ही सीमित था और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका को रेखांकित करना चाहता था। जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन को साम्राज्यवादी इतिहास लेखन आपराधिक गतिविधियों एवं क्षेत्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करता रहा था, और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भी इसे नजरअंदाज किया था। परंतु सर्वप्रथम मार्क्सवादी लेख को नहीं किसानों और श्रमिकों तथा जनजातीय लोगों के संघर्ष के इतिहास का हिस्सा बनाया। पॉइंट 4, मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता के अर्थ का भी विस्तार किया, अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी हो गया।
अब आरंभिक मार्क्सवादी इतिहास लेखन में रजनी पामदत्त, AR देसाई, MN रॉय आदि विद्वानों ने वर्ग संघर्ष दिखाने के उत्साह में जहां प्राथमिक विरोधाभास प्रमुख था, वहां भी द्वितीयक विरोधाभास दिखाते चले गए। मैं भी समझाता हूं, बिल्कुल याद करवा दूंगा। उदाहरण के लिए रजनी पामदत्त ने गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने की व्याख्या करते हुए कहा कि गांधी ने समाजवादी आंदोलन के डर से इसे वापस ले लिया था, परंतु परीक्षण करने पर ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता। परंतु परवर्ती मार्क्सवादी लेखकों में बिपिन चंद्र, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी आदि ने प्राथमिक विरोधाभास एवं द्वितीय विरोधाभास के बीच अधिक बेहतर समन्वय स्थापित किया। सबसे बढ़कर इन्होंने उपनिवेशवाद का क्रमबद्ध व्याख्या करते हुए यह दर्शाया कि उपनिवेशवाद मूलतः आर्थिक संबंध था, परंतु इसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति को भी प्रभावित किया, अर्थात बदलती हुई स्थितियों में भारत के संबंध में ब्रिटिश आर्थिक नीति परिवर्तित हुई और फिर बदलती हुई आर्थिक नीति के अनुकूल भारत के संबंध में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति ही बदलाव आया। सीमा, इन विद्वानों के साथ एक सामान्य समस्या रही आर्थिक मुद्दे वर्ग संघर्ष पर जरूरत से ज्यादा बल देना। अब देखो, मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं, आपको याद ही हो जाएगा। मार्क्सवादी, आपको इतना तो लग गया होगा कि मार्क्सवादी शब्द कार्ल मार्क्स से आया है। और मार्क्स ने, जब आपको मैं मार्क्सवाद विश्व इतिहास में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मार्क्स ने जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वह महत्वपूर्ण परिवर्तन मार्क्स ने आर्थिक परिवर्तन को माना। उसने माना कि देखिए, जो मेजर चेंज है वो मेजर चेंज है इकोनॉमिक चेंज, और जो इकोनॉमी है उसको उसने बेसिक स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर कहा कि जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है, और जो वर्ग विजेता होता है वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और फिर वही वर्ग अपने ढंग से राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विचारधारा सब में परिवर्तन लाता है जो उसके हित को सूट कर रहा हो। तो कुल मिलाकर मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने मुख्य बल दिया था आर्थिक भौतिक कारक पर, और वैचारिक कारक को उसका सप्लीमेंट्री माना था या उसके बाद माना था। तो खैर एनीवे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्क्स और मार्क्सवाद में थोड़ा सा अंतर है, जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा रेगुलर तो बताऊंगा। तो अब क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन हो गया, और मार्क्सवाद के उद्भव के बाद ऐसा स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन आया जिसने ह्यूमैनिटीज के सारे विषयों को प्रभावित किया, जिसमें इतिहास भी है। तो मैं आपको बताऊं कि अब मार्क्सवादी इतिहास लेखन है वह पहले, जब आधुनिक भारत में देखोगे तो इन प्रिसाइजली मैं आपको बताता हूं, वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की इस मान्यता का खंडन किया। जैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम सभी भारतीयों का हित परस्पर एक है, उसने कहा कि नहीं, विरोधाभास एक नहीं है, विरोधाभास दो है। एक विरोधाभास है ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और भारतीयों के हित के बीच, ये उसको उसने नाम दिया, ये प्राथमिक विरोधाभास है, प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और भारतीयों के हित के बीच का जो विरोधाभास है, दैट इज द प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन, ये एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है। और दूसरा उसने कहा कि दूसरा जो विरोधाभास है वो है भारतीय समाज के अंदर ही जो जमींदार हैं और किसान हैं उनके हितों के बीच टकराहट है, और जो जमींदार हैं और जो पूंजीपति और किसान हैं उनके हितों के बीच टकराहट है। तो पहले तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष का मतलब ही बदला कि संघर्ष दोनों मोर्चे पर चल रही है, संघर्ष केवल बाहरी बालों से नहीं चल रही है, संघर्ष है अंदर में भी चल रहा है, और इन दोनों संघर्ष को हमें अपनी निगाह पर रखनी। तो एक बहुत बड़ा काम किया। अब देखो दूसरा फैक्ट, अब तक राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हो या राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हो, जब वो राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करते थे तो वो केवल कुलीन वर्ग, जमींदार, धनी किसान, पूंजीपति वर्ग, कुछ हद तक पूंजीपति वर्ग, इन्हीं की भूमिका पर उनका विशेष बल होता था। लेकिन जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल लोग, जैसे संथाल वगैरह जैसे लोग थे या मुंडा जैसे लोग थे, तो जनजातीय लोग हैं जो किसान, निर्धन किसान थे, तो उनके द्वारा जो विद्रोह जहां तहां या आंदोलन छेड़ा जाता था तो ब्रिटिश उसको दबा देते थे। माने उसको केवल वो उसका, अगर उनके बारे में आपको रिकॉर्ड जानना है तो आप थाने जाइए या पुलिस रिकॉर्ड में देखिए, तो उसको कहा जाता था, उनके रिकॉर्ड में उस रिकॉर्ड को सेडिशन, विद्रोह माना जाता था, और माना जाता था कि क्षेत्रीय स्तर पर क्या कहोगे, डिस्टर्बेंसेस, ये डिस्टर्बेंसेस है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बताया जाता था।
तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक ने तो उसको लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के रूप में देखा। संथाल कौन है, तो एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ब्रिटिश ने उनको पीट पाट के फिर सीधा कर दिया। उसी प्रकार से अगर कहीं किसान आंदोलन होता तो उसको उन्होंने एक डिस्टर्बेंसेस के रूप में दिखाते। और जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हैं उनका ध्यान ही नहीं गया था। तो आपको मार्क्सवादी इतिहास लेखक को पहली बार, हालांकि उसमें मुख्य भूमिका तो अब सबाल्टर्न ने निभाई है, परंतु मार्क्सवादी इतिहास लेखक को आप क्रेडिट दोगे कि वैसे जनजाति और किसान मूवमेंट को उन्होंने प्रकाश में लाया और उस पर भी काम किया। उनको भी दिखाया कि देखिए ये पीड़ित थे और ये अपनी पीड़ा की स्थिति में इन्होंने जो किया है वो मूवमेंट है, अमुक नेता थे, लोगों को ऑर्गेनाइज किया। ब्रिटिश रिकॉर्ड इसको झुठला रहा है, इसके महत्व को कम करके आंक रहा है। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है कि अब तक आजादी का मतलब केवल लगाया जाता था राजनीतिक स्वतंत्रता। अब तक आजादी का मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता लगाई जाती थी, लेकिन अब आजादी का मतलब कई स्टेप्स आगे बढ़ गई। अब आजादी का मतलब हो गई आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी। अब आजादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं रही, बल्कि अब आजादी का मतलब आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी हो गई। तो आजादी का अर्थ और परिभाषा भी बदल गई। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने चीजों में लाया है, तो ये आप मानोगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब आप मार्क्सवादी इतिहास लेखक कहते हो तो इसमें भी दो समूह बट जाते हैं। एक तो पहले कुछ आरंभिक मार्क्सवादी हैं जिसमें कुछ नाम आपको मिलेंगे। उसमें नाम है रजनी पामदत्त है, रजनी पामदत्त, और एम.एन. रॉय हैं, मानवेंद्र नाथ राय, ये सब मार्क्सवादी। ए.आर. देसाई हैं, ये सब आरंभिक मार्क्सवादी हैं। तो इन आरंभिक मार्क्सवादियों में थोड़ा सा क्या कहोगे इस पर, इनका थोड़ा सा मार्क्सवादी फॉर्मूला से ज्यादा ग्रस्त है। मतलब ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, परंतु इनकी मुख्य रुचि है आंतरिक वर्ग संघर्ष दिखाने की अपेक्षा के ब्रिटिश और भारतीय हितों के बीच का संघर्ष दिखाने की। मतलब जहां पर जैसे वो प्राथमिक विरोधाभास दर्शाने में कम रुचि लेते हैं और आंतरिक विरोधाभास दर्शाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। ये तो बहुत ही नेचुरल है। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर वो कहीं ना कहीं बाह्य विरोधाभास अगर दर्शाते हैं तो उससे उनका अभिप्रेत ज्यादा पूरा होता है, लेकिन जो आंतरिक विरोधाभास है, जब बाह्य विरोधाभास दर्शाते हैं तो उनका अभिप्रेत उतना पूरा नहीं होता है। लेकिन जिसको कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा है तो मुख्य रूप से उन्हें दर्शाने पर उनका बल है। तो वो आंतरिक विरोधाभास जो है जमींदार और पूंजीपति वर्ग या श्रमिक, जमींदार और किसान, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक, उन्हें दर्शाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। उसी क्रम में तुम अगर जैसे बिपिन चंद्रा, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, ये सब ने एक बुक लिखी है मॉडर्न इंडिया, आपने देखा वो ग्रंथ शिल्पी से निकली हुई है, वो मोटी सी बुक है। तो उसमें तुम अगर असहयोग आंदोलन पढ़ोगे तो वहां पर एक जगह पर रजनी पामदत्त पर बहुत प्रहार किया गया है। क्योंकि जब गांधी ने चौरी चौरा की घटना के पश्चात जब गांधी ने इस मूवमेंट को वापस लिया, तो गांधी ने जब चौरी चौरा की घटना के बाद इस मूवमेंट को वापस लिया तो इस पर कुछ लोग कह उठते हैं, कुछ एक जैसे रजनी पामदत्त कहते हैं कि एक्चुअली गांधी को वहां पर जैसे चौरी चौरा की घटना में उनको दिख रहा था कि आगे एक समाजवादी रूपांतरण होगा और एक मतलब निचले तबके से एक मूवमेंट उठ रहा था जो गांधी के नेतृत्व को निष्क्रिय बना देता, इसलिए गांधी ने इस मूवमेंट को वापस लिया। तो इस पर इन लोगों ने प्रहार किया है कि भाई आप यहां पर है प्राथमिक विरोधाभास और जबरन आप द्वितीय विरोधाभास दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप जबरन यहां पर एक समाजवादी आंदोलन खड़ा कर रहे हो। ऐसा तो कुछ चौरी चौरा में नहीं दिख रहा है। तो मतलब यह है कि इन लोगों का, रजनी पामदत्त का, एम.एन. रॉय का और ए.आर. देसाई का, जो आरंभिक मार्क्सवादी हैं, उनका कुछ मार्क्स के सूत्रबद्ध फॉर्मूला पर चलने की ज्यादा आदत रही। लेकिन आगे के मार्क्सवादी जो बिपिन चंद्र है, आदित्य मुखर्जी है और मृदुला मुखर्जी है, तो इन सब उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक संतुलित ढंग से वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है। मतलब इन्होंने द्वितीय विरोधाभास और प्राथमिक विरोधाभास, इन दोनों के बीच ज्यादा बढ़िया संतुलन स्थापित किया है। तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में अब ये मार्क्सवादियों का पूरा इंटरप्रिटेशन को ही चेंज कर दिया। जैसे देखो, इन्होंने उपनिवेशवाद को ही स्टेब्लिश नहीं किया, इन्होंने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, परंतु यह राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को ही प्रभावित करता चलता है। यह मूलतः आप देखते हो, ये कहते हैं कि यह एक आर्थिक संबंध है, परंतु ये राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक
अब राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे को ही प्रभावित करता चलता है। तो जो कल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, डायग्राम बताया था, याद होगा कि हम जब चेंजेस की व्याख्या करते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई ये वाणिज्यिक चरण में जो उपनिवेशवाद है उसमें ब्रिटिश नीति भारत के संदर्भ में क्या है। तो फिर ब्रिटिश पॉलिसी को समझने में हमें सुविधा हो जाती है और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर इंपैक्ट उसी तरह का पड़ेगा, उनकी पॉलिसी का किधर झुकाव, और फिर अकॉर्डिंगली उसी के आधार पर हमें इंपैक्ट समझने में भी सुविधा होती है। तो आपको ये पहलू दिख गया। तो ये मार्क्सवादियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब हम थोड़ा सा अब आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इनकी एक सीमा भी है। अब सीमा क्या है, देखो, इन विद्वानों के साथ समस्या, सामान्य समस्या रही है आर्थिक मुद्दे और वर्ग संघर्ष पर जोरों से ज्यादा बल देना, वहीं विचारधारा, धर्म, संस्कृति आदि को स्वतंत्र रूप में न देखकर आर्थिक संबंध अथवा वर्ग संघर्ष के एक व्यक्ति के रूप में देखना। जबकि हम आगे देखते हैं कि विचारधारा की भूमिका कई बार इतनी प्रबल हो जाती है कि वो भारत के विभाजन जैसी घटना को भी जन्म दे देती है। सांप्रदायिक विचारों को ही फैलाकर मुस्लिम लीग ने सफलता अर्जित की। अब देखिए, इस संदर्भ में ये कहते हैं कि देखिए, अब इन लोगों का थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़ा डॉगमेटिक अप्रोच है मार्क्सवादियों का, माने सब कुछ वो महत्व वो भौतिक आर्थिक को देते हैं, लेकिन जो विचारधारा है, संस्कृति है, इन सब के भी तो अपने महत्व हैं। तो इनको अधिकतर मार्क्सवादी नजरअंदाज करके चलते हैं। अब जैसे देखिए, सोवियत रशिया का विघटन हुआ, तो सोवियत रशिया का विघटन आर्थिक कारणों से तो नहीं हुआ, उनका विघटन हुआ है, उसमें मुख्य कारण जो रहा है वो रहा है उनकी जो नस्लीय विभाजन है, वो कारण रहा है। जो उनका जो निरंकुश गवर्नमेंट की सत्ता है वो कारण रहा है। तो उसको नजरअंदाज करके आप केवल आर्थिक भौतिक कारक की व्याख्या करोगे। भारत का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन तो मुस्लिम लीग ने विचारधारा को, संप्रदायवाद जैसी विचारधारा को ही फैलाया और कांग्रेस उस विचारधारा को रोकने में विफल रही और ब्रिटिश ने उस विचार मुस्लिम लीग की चुपके पीठ थपथपा दी। तो इसी क्रम में भारत का विभाजन हो गया। तो आप इस तरह से विचारधारा की भूमिका को, संस्कृति की भूमिका को, इन सभी को आप बहुत कम करके कैसे आंक सकते हो। तो इनके जो आलोचक हैं वो मार्क्सवादियों में इस कमी को देखते हैं। तो ये हुआ मार्क्सवादी। अब हम इसमें आपका है नव कैम्ब्रिज। नव कैम्ब्रिज वाले क्या है, तो आप इसको बीच में राष्ट्रवादी मार्क्सवादी को भूलो और सीधे पहले आप नव कैम्ब्रिज में, और नव कैम्ब्रिज में जब आप आते हो तो सबसे पहले आप देखो नव कैम्ब्रिज में ओल्ड कैम्ब्रिज याद करो, जहां हमने छोड़ा था एगलहर, पर्सिवल स्पीयर, अनिल सेल, है ना, जूडिथ ब्राउन वगैरह। तो अब इसमें देखिए 1973 तक कुछ कैम्ब्रिज विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की सूचना दी। उनके द्वारा प्रांत एवं वर्ग के बदले क्षेत्र एवं गुट के अध्ययन पर बल दिया गया। इन विद्वानों में गॉर्डन, जॉनसन, जूडिथ ब्राउन, क्रिस्टोफर बेली आदि प्रमुख हैं। जूडिथ ब्राउन है न्यू कैम्ब्रिज में, गॉर्डन, जॉनसन, जूडिथ ब्राउन, क्रिस्टोफर बेली आदि प्रमुख है। विशेषताएं, हाँ, इसने इतिहास के अध्ययन में क्षेत्रवार अध्ययन अथवा माइक्रो स्टडीज की पद्धति विकसित की। दो, इसने वर्ग की जगह गुट के अध्ययन पर बल देते हुए दिखाने का प्रयास किया कि भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उद्भव में गुटबंदी ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थर्ड, पूंजीवाद के अध्ययन, हस्तशिल्प उद्योग के पतन, आधुनिक उद्योग की स्थापना के संदर्भ में अखिल भारतीय स्तर पर कोई घोषणा करने से पूर्व क्षेत्र के स्तर पर उनकी प्रवृत्तियों को समझने की जरूरत है। अच्छा, पहले हम आपको, अब देखो नव कैम्ब्रिज आपको समझने में थोड़ा सा वेग लगेगा, लेकिन आप दिमाग को खुला रखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्कूल है। अब 1973 में जो ओल्ड कैम्ब्रिज से भी जुड़े हुए कुछ विद्वान थे, उन सभी ने अपने दृष्टि परिवर्तन की घोषणा की कि भाई अब हमारी दृष्टि पहले से बदल गई है। भाई कैसे बदल गई है, तो आपने एक बगुला भगत की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है वो भी मुझे ही सुनानी पड़ेगी। ये कोई बगुला था जो बूढ़ा हो गया था, पहले मछली पकड़ता था, मछली पकड़ने में असमर्थ था, तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति बदल ली। वह मछलियों को दूर से बुलाना शुरू किया कि आ जाओ भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा अब विचार पूरा बदल गया है, मैं शेष जीवन शांति से तुम लोगों के साथ सहयोग करके जीना चाहता, अब हमसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे अब चोंच भी कामयाब नहीं रह गए, मैं अब आप लोगों को खाने में भी असमर्थ हो चुका हूं। यह कहकर मछलियों को उसने कन्विंस कर लिया और धीरे धीरे मछलियां उसके इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगी और फिर बगुला उनके साथ दोस्ती रखने का नाटक करने लगा।
लेकिन जब धीरे धीरे मछलियों की संख्या कम होने लगी तब मछलियों को डाउट हुआ एक दिन, और तब पाया गया कि बगुला की रणनीति बदल चुकी है। तो न्यू कैम्ब्रिज वाले कुछ वही पद्धति को अपना रहे हैं। वो कहते हैं कि हमको ओल्ड कैम्ब्रिज वालों से हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, हम दूसरे टाइप के हो गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि देखो भाई, अब प्रांतीय स्तर पर अध्ययन करने के बजाय हमको क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन करना है, क्षेत्रवाद देखना है। और प्रांत और वर्ग का अध्ययन करने के बजाय, मैंने खास वर्ग का हम अध्ययन करते हैं, हमें प्रांत और गुट का अध्ययन करना है। वो एक टर्मिनोलॉजी है, उस सबसे घबराना नहीं। मैं समझता हूं कि शब्द आपको सफोकेटिंग थोड़ा लगेगा। मैंने उनका कहना है कि भाई देखिए, अब आप कहते हो भारत में पूंजीवाद आया कि नहीं, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ या नहीं, तो इसको पूरे अखिल भारतीय स्तर पर क्यों देख रहे हो आप? क्या भारत इतना छोटा तो नहीं? एक ही नीति हर जगह कैसे लागू होगी और एक तरह की परिस्थिति कैसे रहेगी? इसीलिए आप सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप क्षेत्रवार देखो, आप गुजरात के तटीय क्षेत्र में देखो, आप बॉम्बे के तटीय क्षेत्र में देखो, आप संयुक्त प्रांत में का केंद्रीय क्षेत्र में देखो, आप लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में देखो। तो मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार देखोगे तब आपको परिवर्तन ज्ञात होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि आप जो वर्ग की बात करते हो, तो एक वर्ग के बीच भी तो सभी लोगों के हित अलग अलग होते हैं। तो गुट को देखो, गुट को देखोगे तब तुम्हें वास्तविक तस्वीर मिलेगी, तब तुम्हें वास्तविक तस्वीर तब मिलेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना दृष्टि परिवर्तन की घोषणा की। अब एक बात ध्यान करना, जिसे तुम माइक्रो स्टडीज कहते हो, माइक्रो स्टडीज, वो माइक्रो स्टडीज इन्होंने ही आरंभ की थी। माइक्रो स्टडीज का मतलब होता है क्षेत्रवार अध्ययन। जैसे पूरे अखिल भारतीयता के आधार पर अध्ययन न करके जब तुमने क्षेत्रवार अध्ययन की पद्धति शुरू की तो उसको माइक्रो स्टडीज बोलते हैं। अंग्रेजी में उसी को माइक्रो स्टडीज बोलते हैं। तो आप कभी भी आगे अगर माइक्रो स्टडीज देखना, समझ लेना कि सबाल्टर्न हिस्टोरियन ने शुरू किया है। तो इन्होंने, अब देखो, इन्होंने क्षेत्रवार अध्ययन की बात की। अब देखो सीमाएं, मैं इनके बारे में कुछ और परिचय देता हूं, उदाहरण देकर समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ओल्ड कैम्ब्रिज और नव कैम्ब्रिज इतिहास लेखन का उद्देश्य लगभग एक ही रहा, अंतर केवल पद्धति में आया। दोनों का उद्देश्य एक ही रहा, परंतु अंतर कहां आया? तो पद्धति में आया। ओल्ड कैम्ब्रिज के विपरीत नव कैम्ब्रिज इतिहास लेखन में कहने का अंदाज बदल दिया गया। नव कैम्ब्रिज में कहने का अंदाज बदल दिया गया और अपने तर्कों को बड़ा ही शालीन एवं मधुर ढंग से प्रस्तुत किया जाता। इसने भी भारत में उपनिवेशवाद के अस्तित्व को अस्वीकार किया। इसलिए यह बदलाव की व्याख्या या तो भारतीय कुलीन वर्ग के हित में या फिर लंदन में चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों में होने वाले बदलाव के संदर्भ में करता है, या फिर लंदन में चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों में होने वाले बदलाव के संदर्भ में करता है। अगर क्रिस्टोफर बाइली को अपवाद में रखा जाए तो किसी नव कैम्ब्रिज लेखक ने भारत में राष्ट्रवाद की स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। अब धन की निकासी, विऔद्योगिकरण, आधुनिक उद्योगों की स्थापना, इन सभी मुद्दों पर भारतीय लेखकों के विचार को ओल्ड कैम्ब्रिज लेखकों ने दबाने का प्रयास किया था, परंतु आगे मार्क्सवादियों ने ओल्ड कैम्ब्रिज वालों से जमकर लोहा लिया और 1968 में लिखी अपनी पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधार पर चर्चा करते हुए बिपिन चंद्र ने इस संबंध में एक नवीन अवधारणा स्थापित करने का प्रयास किया। किंतु नव कैम्ब्रिज लेखकों ने कुछ पुरानी मान्यताओं को फिर से स्थापित करना चाहा, इसलिए वर्तमान में मुख्य बहस नव कैम्ब्रिज लेखकों तथा मार्क्सवादियों के बीच चल रही है। अब देखिए, बहुत दिलचस्प चीज है। अब ये विद्वानों का देखिए अप्रोच क्या है। जैसे पहले ओल्ड कैम्ब्रिज बोलते थे, वो नेकेड तरीके से बोलते थे। इन्होंने सुगर कोटेड स्टेटमेंट देना शुरू किया। नेकेड तरीके से बोलते हैं, जैसे अब राष्ट्रवादी मार्क्सवादी परंपरा, चाहे मार्क्सवादी परंपरा के लेखक कहते कि अरे भाई, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, आपकी नीति ने हस्तशिल्प उद्योगों को धक्का पहुंचाया, या राष्ट्रवादी बोलते, या राष्ट्रवादी लेखक बोलते। जैसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त के ब्रिटिश जो अधिकारी थे भारत में, एंग्लो इंडियन ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, उनकी पॉलिसी से यहाँ इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ है, धन की निकासी हुई है। तो ओल्ड कैम्ब्रिज साफ का मना करते थे, नहीं हुआ, आप गलत बोल रहे हो। अब न्यू कैम्ब्रिज का अंदाज देखो। न्यू कैम्ब्रिज का क्या था? न्यू कैम्ब्रिज का अंदाज था, आप पहले ओल्ड कैम्ब्रिज को डांट सुनाएगा, उसको फटकार बताएगा कि आप कैसे कहते हो नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हो नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, यह भी कहना गलत नहीं कि धन की निकासी हुई।
आप कैसे कर सकते हो? पहले आप अपने लफ्ज को ठीक करो। मतलब ऐसा नहीं बोला, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। और तब घूमकर इधर मुस्कुराकर भारतीय राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी लेखकों को जवाब देंगे, राष्ट्रवादियों को या मार्क्सवादियों को, कि महानुभाव, जरा आप भी मेरी बात पर गौर करें। आप कहती हो कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, यानी हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ ब्रिटिश की पॉलिसी के कारण। तो क्यों ना हम लोग साइट पर जाकर देखें, कहने और सुनने के बजाय हम एविडेंस को खोजें। और तब वो माइक्रो स्टडीज करते थे, तब वो घुमाना शुरू करेंगे। चलिए बंबई तट पर आइए, यहां देखिए, यहां आप देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट का पतन नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ी सी इसमें तेजी ही आई है। चलिए अब आपको गुजरात तट पर ले चलते हैं। यहां आप देखिए कि हस्तशिल्प का पतन हुआ है, लेकिन गौर करके देखिए, क्या इसका कारण ब्रिटिश नीति है? नहीं, लोकल सप्लाई नहीं मिल रहा है कच्चे मालों का, कच्चे माल के प्रोडक्शन में गिरावट आई है, इसलिए इसको धक्का पहुंचा। अच्छा चलिए अब आप यहां आइए, कोरोमंडल तट पर आइए। आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखेंगे कि यहां हस्तशिल्प उद्योगों, ये अमुक अमुक हैंडीक्राफ्ट्स का पतन हुआ है। लेकिन गौर करके देखिए, ये जो क्राफ्ट्समैन है उनको इससे ज्यादा प्रॉफिट लगने लगा अब इसके प्रोडक्शन में, तो इसके प्रोडक्शन को छोड़कर वो दूसरे प्रोडक्शन को अपना लिया। और तब वो मुस्कुरा कर आपकी तरफ देखेंगे कि अब आप ही बताइए, क्या ब्रिटिश को इसके लिए उत्तरदायी मानना सही है? आप चकित रह जाएंगे। उसी प्रकार वो कहेंगे धन की निकासी। कैसे धन की निकासी नहीं हुई? बिल्कुल धन की निकासी हुई। हाउ कैन यू डिनाई दिस थिंग कि धन की निकासी नहीं हुई? बिल्कुल धन की निकासी हुई। फिर आपकी तरफ मुस्कुरा के कहेंगे अच्छा एक बात बताइए महानुभाव, कि आपका टोटल जो नेशनल इनकम है उसका 0.80% या 1.5% आपका होम चार्जेज के रूप में जा रहा है, गृह व्यय के रूप में। इसके बदले आपको अमुक 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 सेवा मिल रही है। अब आप बताइए, इसको धन की निकासी कहना उचित होगा? तो आप सकते में पड़ जाएंगे। इस तरह से शुगर कोटेड वचन से इन्होंने पुरानी चीजों को बैकडोर से लाना शुरू किया। तो आदित्य मुखर्जी हमको याद है शायद 2007 था, हो सकता है मैं इस सन भूल रहा हूं। जैसे इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस की जब का सेशन हुआ था तो उसको प्रिजाइड किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 1968 में, जो 1968 है उसमें एक्चुअली उनका ये कहना था कि 1968 में बिपिन चंद्र ने, मतलब जैसे पहले जो ओल्ड कैम्ब्रिज वालों ने जो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, उसको बिपिन चंद्रा ने तार तार कर दिया था। बिपिन चंद्रा ने उसका खंडन करके उसे बाहर कर दिया था। लेकिन फिर ये नए कैम्ब्रिज वाले हैं, वो पिछले दरवाजे से अपने विचारों को फिर ले आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं इस नीति को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप देखोगे कई इस तरह के क्वेश्चन ही आपको पता चल जाएगा कि जैसे मूड देखते ही क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। मैं एक उदाहरण बताता हूं। अब क्वेश्चन तुम ऐसे जैसे पाओगे, जैसे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के पश्चात बंगाल के समाज में परिवर्तन, चाहे बंगाल के समाज में, बंगाल ग्रामीण जीवन में, चाहे पश्चात ग्रामीण जीवन में
ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की तुलना में ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की तुलना में निरंतरता ही बनी रही निरंतरता ही बनी रही। टिप्पणी कीजिए। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के पश्चात ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की तुलना में निरंतरता ही बनी रही। टिप्पणी कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन शायद कभी यूपीएससी में पूछा नहीं अभी आया है। तो ये कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी के दृष्टिकोण को बताता है। रजत रे और रथ लेखा राय है विद्वान, उन्होंने ये विचारधारा दी है और देखने से पता चलेगा वो न्यू कैम्ब्रिज वाले हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई, अस्थायी बंदोबस्त से बंगाल के समाज में परिवर्तन कोई खास नहीं हुआ, निरंतरता ही बनी रही। तो अब तुम्हें तय करना होगा आगे, अब जितना विवाद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो मार्क्सवादियों और न्यू कैम्ब्रिज वाले में, मतलब मार्क्सवादी को बेचैनी हो रही कि यार ये सब हमने खंडन कर दिया, फिर तुम दोबारा उसको एक दूसरे तर्क से लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ड्यू वगैरह में देखोगे न्यू कैम्ब्रिज वालों का भी बहुत अच्छा प्रभाव है जहां तहां। लेकिन हम आपको तरीका बता देंगे हमें क्या करना है। इनको थोड़ा सावधानी से लेना है और इनकी बहुत बातों हम लोगों को खंडित करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि धन की निकासी हुई ही नहीं, ये कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का पतन हुआ ही नहीं। तो उसमें किस तरह का संतुलन हमें लेना है, एक तो मैं आप लोगों को ट्रेन कर दूंगा कि क्वेश्चन ही, अब देखो आपने एंशिएंट मिडियल में भी देखा होगा, क्वेश्चन का जो मूड होता है, क्वेश्चन के मूड को हम समझ लिए तो हमारे साथ कोई समस्या नहीं होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप आते हो सबाल्टर्न इतिहास लेखन पर। सबाल्टर्न का मतलब होता है उपाश्रयवादी। अब देखिए, इस दृष्टिकोण के संस्थापक रंजीत गुहा हैं। 1980 में यह दृष्टिकोण स्थापित हुआ। आगे पार्थ चटर्जी ने इसे स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई। भारत में ज्ञानेंद्र पांडे, उर्वशी बुटालिया, रितु मेनन आदि इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक रहे हैं। मैं सब नाम मैंने दे दिया है। एक आधुनिक विद्वान सुमित सरकार भी इस दृष्टिकोण के प्रभाव में लिखते रहे। ये प्योर सबाल्टर्न नहीं है सुमित सरकार, हाफ कर सकते हो। विशेषताएं इसके विचार में, चाहे वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो अथवा मार्क्सवादी हो या राष्ट्रवादी हो, सभी एक समान दोष के शिकार हैं। ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं की भूमिका को अधिक करके दर्शाते हैं, जबकि किसी भी आंदोलन में जन सामान्य नेतृत्व को दिशा देता है, न कि नेतृत्व जन सामान्य को, इनका कहना है। दूसरा, इन्होंने इतिहास के विश्लेषण में नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया पर अधिक बल दिया है। योगदान, इसने जनजाति और किसान आंदोलन के अध्ययन में विशेष योगदान दिया है तथा प्रत्येक आंदोलन में निचले स्तर के दबाव को दर्शाने का प्रयास किया। अब देखिए, सबाल्टर्न, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सबाल्टर्न शब्द का जन्मदाता कोई और नहीं, एक मार्क्सवादी लेखक है। वो मार्क्सवादी लेखक इटली का है और उसका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने पहली बार सबाल्टर्न शब्द को जन्म दिया है। एक्चुअली कुछ घटना इस तरह की हुई थी कि मुसोलिनी के काल में एंटोनियो ग्राम्सी चूंकि मार्क्सवादी लेखक था तो उसको गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दिया गया था। अब जब वो जेल खाने में था तभी उसने अब जेल खाने में था तो ऑथर था, लिख रहा था, तो जेल अथॉरिटी से उसने परमिशन मांगी कि हमें लिखने की अनुमति दीजिए। तो जेल अथॉरिटी तो काफी सख्त था, विचारों की अभिव्यक्ति तो इटली में थी नहीं फांसीवादी सरकार के अंतर्गत। तो जेल अथॉरिटी उसके द्वारा जो भी लिखा जाता उससे पहले सेंसर करता। सेंसर इसलिए करता, उसको पहले देखता, उसका मुआयना करता, उसका निरीक्षण करता और अगर वो फिर छपने लायक होता तभी अनुमति देता।
तो उसने सोचा कि वो तो मार्क्सवादी था, उसने सोचा कि अगर मैं वर्ग लिखूंगा क्लास तो बड़ा ही पॉपुलर टर्म है और क्लास कन्फ्लिक्ट या क्लास शब्द को तो आसानी से वो पकड़ लेंगे, तो उसने चालाकी से क्लास की जगह सबाल्टर्न सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में आ गया सबाल्टर्न शब्द पैदा हो गया। एंटोनियो ग्राम्सी ने इस शब्द का प्रयोग किया। अब आगे 1980 में एक रंजीत गुहा थे, तो रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न नाम से एक स्कूल ही स्थापित कर दिया और फिर पार्थ चटर्जी ने इसमें योगदान दिया। अभी उर्वशी बुटालिया है, अब उनका शैडो ऑफ पार्टीशन आप देखेंगे पुस्तक, रितु मेनन है, ज्ञानेंद्र पांडे हैं, तो ये सभी सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रवर्तक रहे हैं। और अभी ज्ञानेंद्र पांडे, चूंकि अब ये जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है वो हिस्ट्री को एंथ्रोपोलॉजी से थोड़ा जोड़ कर देखता है और ये का मानना है कि देखो सेंटर का अध्ययन करने से हमें अर्थ नहीं हो, सेंटर के बजाय मार्जिन, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका अध्ययन करिए। मार्क्सवादियों से इनको इस बात पर विरोध है कि मार्क्सवादी हो, राष्ट्रवादी हो या साम्राज्यवादी लेखक हो, इन सब की एक सामान्य कमजोरी रही है कि यह इन्होंने नेता की भूमिका पर बहुत ज्यादा बल दिया है, नेतृत्व की भूमिका पर बहुत ज्यादा बल दिया है और वहीं पर जनसामान्य की भूमिका को, सबाल्टर्न की भूमिका को कम करके आंका है। जबकि सच्चाई यह है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक जो मैं आपको डे टू डे में बताऊंगा, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रेशर फ्रॉम बिलो। मतलब उनका कहना है कि निचले स्तर का जो पड़ने वाला दबाव होता है, वो निचले स्तर से पड़ने वाले दबाव नेतृत्व को दिशा देता है। तो नेता सबाल्टर्न को प्रभावित नहीं करती है, ये सबाल्टर्न होता है जो नेतृत्व पर दबाव पैदा कर उन्हें खास अंदाज में जाने के लिए विवश करता है। तो और वो सबाल्टर्न है, वो नेतृत्व के नियंत्रण को नहीं मानता। तो यहां पर ये मानकर चलते हैं कि वो जो सबाल्टर्न होते हैं वो नेतृत्व के द्वारा जो स्थापित सीमा होती है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो अपना सीमा खुद बनाते हैं। और वो कहते हैं कि अगर किसी आंदोलन को समझना होगा तो जो सबाल्टर्न लोग हैं, जो दलित या जो मार्जिन के लोग हैं, उनकी मानसिकता को समझनी पड़ेगी। तो उनके मानसिकता को समझने के बाद तब हम मूवमेंट को समझ पाएंगे। तो मार्क्सवादी इस बात पर खपा होते, एक तो उन्होंने नेतृत्व की भूमिका उसको नकार दिया बिल्कुल, दूसरी बात उन्होंने कहा कि उनकी मानसिकता का अध्ययन होना चाहिए। और मार्क्सवादी अब तक कहते रहे कि अरे मानसिकता का कोई स्वैत अस्तित्व है नहीं, मानसिकता तो भौतिक परिस्थितियों की उपज है। तो मार्क्सवादियों का बल यहाँ भौतिक आर्थिक कारक पर है जो मानसिकता बनाती है, तो ये कहते हैं कि नहीं, स्वतंत्र रूप से मानसिकता का हम अध्ययन करेंगे। तो दोनों के बीच एक तरह से मतलब मतक नहीं है। और ये कहते हैं कि भाई हमें नेतृत्व की भूमिका के अध्ययन के बजाय हमें सामाजिक प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, हमें सबाल्टर्न का अध्ययन करना चाहिए। तो यही उनका है। लेकिन इनको भी आप नजरअंदाज करके नहीं चल सकते, बड़ा प्रभावी हो गए। और वर्ल्ड वाइड ये कल्चरल स्टडीज एक फैशन ही आ गया है, जहां पर एंथ्रोपोलॉजी का जो नॉलेज है वो बहुत प्रधान हो गया है। तो कल्चरल स्टडीज आज भी आप देखोगे वर्ल्ड में प्रभावी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी आज नेशनल मूवमेंट पर आपका कक्षा 12वीं की जो एनसीईआरटी है मॉडर्न हिस्ट्री की थीम्स, तो आप उसको देखिए, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा है कि दो आपको एनसीईआरटी 8th क्लास वाली जो आपके घर में होगी उसको आप एक एक चैप्टर को स्वांतः सुखाए पढ़ना शुरू करिए और 12th क्लास वाली एनसीईआरटी को घर में आप रखिए। वैसे मैं एक एनसीईआरटी पर फिर आके आपको एक मैं ऐप पर डालूंगा वो लेक्चर, क्योंकि मैंने एंशिएंट और मिडिवल का लिया था, मॉडर्न का नहीं लिया है। तो मैं आप लोगों का एक लेक्चर हिंदी में और इंग्लिश में, इस बार मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में हर चीज अब अलग अलग ही करता रहूंगा, चाहे वो बुक रिव्यू हो, कोई भी चीज है। क्योंकि दो लैंग्वेज में फिर हमें भी दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है। और आप लोगों को ऐप पर क्लास भी मैंने दो लैंग्वेज में अलग अलग रखा हुआ है। आपका हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम वालों का क्लास अलग है, बिल्कुल वहां पर एक्सक्लूसिव इंग्लिश है, यहाँ पर आप लोगों का एक्सक्लूसिव हिंदी है। तो इस प्रकार से हम चल रहे। उसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी की जरूरत इंग्लिश में पड़ती है, तो मैं आपको डाल ही देता हूं और डालना ही चाहिए। तो इस प्रकार से इस सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का, अब सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी तो कितना उस एनसीईआरटी को पढ़ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया। आज पार्टीशन में सबाल्टर्न का कहना है कि देखिए आप पार्टीशन के कारणों पर क्यों दृष्टिपात करते हो, कारण की व्याख्या करने का क्या फायदा है। अब उसके लिए जिन्ना उत्तरदायी हो, नेहरू उत्तरदायी हो, पटेल उत्तरदायी हो, इसको कहते हैं हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन। तो आप हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन को छोड़ दीजिए, बल्कि आप इसका अध्ययन करिए कि पार्टीशन का सबाल्टर्न पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, पार्टीशन का जनसामान्य पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर आप जनसामान्य पर पार्टीशन का इंपैक्ट देखोगे तब पार्टीशन के अर्थ को समझोगे। तो आज तुम देखते हो कि आज पार्टीशन के इंपैक्ट पर
बहुत ज्यादा शोध हो रहे हैं कि पार्टीशन ने जनसामान्य पर क्या प्रभाव छोड़ा है। दंगे, यू कैन से डिपोर्टेशन, आप देखोगे वहां पर ट्रॉमा, ट्रेजेडी, इसके अध्ययन पर विशेष बल दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसने इसने आज भी इसकी जो लीगेसी है वो पूरे हिंदुस्तान के समाज में छिपी हुई है। कि पार्टीशन की मानसिकता से हम उबर नहीं पाए। तो आज पूरा का पूरा जो उस ढांचे को चेंज करने में, चाहे आप लोग जब जैसे क्वेश्चन आता है तो आप नहीं समझ पाओगे उसको, अब आप समझ जाओगे क्योंकि आप क्लास कर रहे हो ना, तो आप समझ जाओगे। जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त का मतलब है स्पॉन्टेनियस। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। तो देखिए यहां पर इसको मैं देखते ही समझ जाऊंगा और आप लोग भी आगे समझ जाएंगे, अरे तो सवाल्टन वालों का स्टंट है। क्योंकि सवाल्टन वाला विशेष रूप से ये दिखाएंगे कि नेता की भूमिका कम होती है, जनता अपनी पहल पर करता है। तो हमको यहाँ स्टैंड लेना पड़ेगा उचित कि इसमें अन्य गांधीवादी अन्य आंदोलनों की तुलना में यहाँ पर लोगों को अपने विवेकाधीन शक्तियां ज्यादा प्राप्त थी और वो ज्यादा स्वतंत्र और विवेक से वो निर्णय ले सके। फिर भी इनको स्वतः स्फूर्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका शिफ्ट बहुत पहले से पकड़ रहा है। तो कंप्लीट स्वतः स्फूर्ति से नहीं मानेंगे। स्वतः स्फूर्त कंप्लीट मानेंगे तो फिर वही सवाल्टन कहीं पूरी व्यू स्वीकार करने वाली बात हो जाएगी। तो ये मैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन बताऊंगा। अभी तो मैंने हिस्टोग्राफी की आपको एक झलक दी है। हिस्टोग्राफी की झलक देने के बाद जब मैं टॉपिक टू टॉपिक बढ़ूंगा तो इसके अन्य पहलुओं को स्पष्ट करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को फिर ले चलता हूं दूसरी तरफ 18वीं सदी के भारत पर, और पहले मैं आपको यूरोप में होने वाले परिवर्तनों को दिखा रहा हूं। हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो कि हम किसी भी चीज को बड़ा सिस्टमेटिक चाहते हैं कि बच्चों को सिस्टमेटिक नॉलेज देना पसंद करते हैं। वैसे मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीजें आपको स्पष्ट होंगी। तो अब मैं पहले आपको एक यूरोप का परिदृश्य दिखाता हूं। हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप वैसे ही पढ़ोगे। अब पहले सबसे पहले देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियां आई क्यों, उनके आने की परिस्थितियां क्या थी। तो यहां पर मैंने पहला मुद्दा उठाया है यूरोप में होने वाले परिवर्तन तथा यूरोप एवं भारत के बीच संपर्क। यहां पर मैंने आपको सूचना दी है कि भारत और यूरोप के बीच संपर्क सूत्र एक लंबे काल से रहा था। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोमन साम्राज्य से चीन तक एक व्यापारिक नेटवर्क कायम रहा था तथा सिकंदर के आक्रमण के पश्चात ही यूरोप एवं भारत के बीच कई व्यापारिक मार्ग खुल गए थे। परंतु 15वीं सदी के अंत में पश्चिमी विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने यूरोप एवं शेष विश्व के बीच संबंधों को बदल दिया। यह घटना थी ओटोमन तुर्कों के द्वारा पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर 1453 में कब्जा कर लिया जाना। इसके परिणाम स्वरूप भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए और यूरोप में परिवर्तन की नवीन प्रक्रिया आरंभ हुई। अब यूरोपीय व्यापार के उद्भव एवं प्रसार के कारण देखो यहां पर एक मैप मुझे रखना चाहिए था, खैर वो यूरोप के लिए, लेकिन वो आपको इतनी दूर से विजिबिलिटी नहीं रहेगी। आप लोग अपने गूगल पर भी चला जाना और उस समय आप लोग डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया का पतन डालना या मतलब सी वोएजेस सामुद्रिक खोज डालना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इंडिया का मानचित्र आपके दिमाग में है और यहां से एंशियंट टाइम से ही जब से अलेक्जेंडर्स का इन्वेजन हुआ तो भूमध्य सागर और भारत के बीच तो रास्ता खुल गया था। और इस क्रम में तुम देखते हो कि कई लैंड रूट भी थे, सी रूट भी थे। सी रूट में आपको फारस की खाड़ी से एक रूट बहुत इंपॉर्टेंट था जो आप देख चुके हो इतिहास में, दूसरा लाल सागर से इंपॉर्टेंट था।
तो था क्या कि इधर पहले पहले तो रोमन साम्राज्य भारत का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर हुआ करता था। फिर जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो बिजेंटियन साम्राज्य हुआ था। खैर आगे चलकर बिजेंटियन साम्राज्य से व्यापार शिथिल पड़ गया था, परंतु ईस्टर्न यूरोप में पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य हुआ करता था। अब हुआ ऐसा कि उसी समय इस्लामिक वर्ल्ड में एक ग्लोबल एम्पायर इस्लाम ने खड़ा किया था, तो बहुत सारे तुर्क भी मुस्लिम हो गए थे। उसी में तुर्कों की एक शाखा थी ओटोमन तुर्क की, उसने हमला करके पूर्वी रोमन साम्राज्य को एक युद्ध में पराजित कर दिया। तो जिस समय ओटोमन तुर्क ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को पराजित कर दिया, जिसको बिजेंटियन साम्राज्य कहते हो, तो अब भारत और यूरोप के बीच जो भी व्यापारिक मार्ग थे वो व्यापारिक मार्ग अब अवरुद्ध हो गए, क्योंकि अब कुस्तुनतुनिया, इसको कुस्तुनतुनिया का पतन कहते हैं इतिहास में, 1453 की घटना है। जैसे उसने ओटोमन तुर्कों ने हमला किया और उनके हमला से जो पूर्वी रोमन साम्राज्य पराजित हुआ, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया। तो अब भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होते थे वह व्यापार उन्हीं मार्ग से होते थे। तो उसमें अधिकतर क्या होता था कि उधर से व्यापारी आते थे तो आप फारस की खाड़ी से होकर जाओगे, लाल सागर से होकर जाओगे, या लैंड रूट उधर आप हेरात वगैरह ईरान से होकर किसी रास्ते को आप पकड़ के जाओगे, लैंड रूट ही पकड़ के आप अगर कैस्पियन सागर के बगल से होकर जाओगे तो कहीं भी जाओगे तो आपको वही ओटोमन साम्राज्य के आसपास से गुजरना होगा। एक तरह से तुम समझो तो धार्मिक तनाव की स्थिति थी। अगर क्रिश्चियन व्यापारी उस रास्ते से जाते पाए जाते तो उन्हें जबरन वो मुस्लिम जो सोल्जर्स थे पकड़कर उनको जबरन इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करा देते। तो चूंकि वो अब जबरन इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करा देते तो उस डर से लोगों ने उस रास्ते को छोड़ दिया था। तो प्रॉब्लम शुरू हुआ वहीं से। अब हम यहां पर आपको यह बताना चाहेंगे कि अब आगे चलकर स्थिति में परिवर्तन आना है। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है, यूरोपीय देशों का रास्ता तो अवरुद्ध हो गया। एक तरह से यूरोप को, जैसे जीन को उनके बोतल में कैद किया जाता है, तो यूरोप को एक जीन की तरह उसके बोतल में कैद कर लिया गया। लेकिन अब आप देखिए यूरोप में कितनी जिजीविषा थी और वहीं से यूरोप आगे बढ़ेगा। यूरोप में कितनी जिजीविषा होगी और उसी जिजीविषा के कारण यूरोप आगे बढ़ेगा। जैसे जब यूरोप को बोतल में जीन की तरह कैद कर दिया गया, और वही समय है कि यूरोप में एक धनाढ्य वर्ग का उद्भव हुआ है। धीरे धीरे इकोनॉमी का और व्यापार का रिवाइवल हो रहा है, और पूरब में जो मसाले थे उस मसाले की बड़ी तीव्र मात्रा में मांग है और वो लग्जरी गुड्स के रूप में है। वहां मांस की उपलब्धता बढ़ रही है, तो मसाले का उपयोग मांस को फ्रीजिंग मटेरियल के रूप में, मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसाले लगाकर छोड़ते थे, खाने के लिए मसाले नहीं मंगाते थे। तो अगर इंडियन स्पाइसेस की यानी जो ओरिएंटल प्रोडक्ट्स है उसकी इतनी मांग थी, तो अब उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि चलो भाई अगर पृथ्वी गोल है तो हम किसी रास्ते से चलेंगे तो उसी डेस्टिनेशन पर पकड़ेंगे। तो उसी क्रम में आपको बताया जाता है कि यूरोपीय व्यापार के उद्भव एवं प्रसार के कारण इसमें आपको कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं। इस पॉइंट पर आप नजर डालिए ताकि आपको पता चले कि उस काल में भारत और यूरोप के बीच या एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार का उद्भव हो रहा है उस उद्भव के कारण क्या है। पॉइंट फर्स्ट, कुस्तुनतुनिया का पतन तथा नए मार्गों की खोज। यूरोप में एक धनी वर्ग का उद्भव हो चुका था जिसे पूरब की विलासिता संबंधित सामग्रियों की जरूरत थी, अतः नए मार्ग की खोज प्रारंभ हुआ था। इस दिशा में पहल स्पेन और पुर्तगाल ने की, फिर क्रमशः कोलंबस ने अमेरिका तथा वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। आप वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट में देखोगे कोई बड़ी चीज नहीं है कि ठीक है उन्होंने यूरोप को जीन की तरह कैद तो कर दिया है बॉटल में, लेकिन यूरोप अब बेचैन हो रहा है। क्यों बेचैन हो रहा है? तो उसको पूर्वी वस्तुओं की मांग है। और एक इसमें और भी ट्विस्ट है घटना में, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अगर यूरोप का मैप देखोगे तो भूमध्य सागर, यूरोप के मैप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र देखोगे तो वहां पर आप इटली को देखोगे तो पहले वहां पर इटली में इटालियन नगर राज्य हुआ करता था। तो उसी इटली में रोम था और रोम में ही रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया पोप का मुख्यालय था। बावजूद इसके जो इटालियन नगर राज्य थे वह व्यापार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, वो व्यापार में वो बिजी थे और उन पर धर्म का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम व्यापारियों के साथ एक तरह से गठबंधन या साठगांठ कर लिया और मुस्लिम व्यापारियों की सहायता से जो पूरब से आने वाले मसाले हैं उसे प्राप्त करने लगे और मुंह मांगे दाम पर यूरोप में बेचने लगे। तो यूरोप के जो बाकी व्यापारी है उनको जलन होने लगा, उन्हें लगा कि यार ये तो बैठा है मुनाफा कमा रहे और हम लोगों का तो रास्ता बंद किया हुआ है।
तो आप अगर यूरोप में देखोगे तो सबसे पश्चिमी छोर पर जाओ, यानी अटलांटिक की तरफ खुलने वाले दो देश आपको मिलेंगे, एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन ने ही पहले पहल की कि चलो पृथ्वी गोल है तो कोई हम वैकल्पिक मार्ग खोजते हैं। तो उन्होंने अपने सामुद्रिक जहाजों को छोड़ना शुरू कर दिया वैकल्पिक रास्ता खोजने, क्या तो हम भारत तक पहुंचेंगे वैकल्पिक रास्ते से। तो जब वो उन्होंने इस मुहिम को आरंभ किया तो रोम के पोप ने भी उनकी पीठ थपथपा दी, उन्हें एक सनद दे दी कि जाओ आप जहां जाना केवल वहां पर ईसाई धर्म का प्रसार करना। फिर उसी क्रम में तुम देखते हो कि कोलंबस जब स्पेनिश, हालांकि स्पेन के द्वारा स्पॉन्सर्ड था तो इटालियन, तो वह कोलंबस यहां से बढ़ता है और बढ़कर जाता है और जाकर वह मैंने स्पेन ने उसको स्पॉन्सर किया है, उसने खर्च दिए थे क्वीन इसाबेला ने। तो वो जाकर अमेरिका के पूर्वी तट से जाके टकराता है, अमेरिका से जाके टकराता है, लैटिन अमेरिका से। तो वो ये उम्मीद करता है कि हम भारत के पूर्वी छोर पर पहुंच गए। तो वो यही गलतफहमी में रहा कि हमने भारत को खोज लिया 1492 में। और इधर वास्को डिगामा, पहले बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप का पता लगाया और फिर वास्को डिगामा पहुंच गया। अब देखते हो कि वास्को डिगामा वहां से मूव करते हुए और वो पहुंच जाता है मालाबार तट पर, आकर वह उतरता है और जमोरिन उसकी रक्षा करता है। अरब व्यापारियों ने तो उसे मार डालना चाहा। देखो ये इस्लाम का ग्लोबल एम्पायर था और इस्लाम का ग्लोबल एम्पायर 7वीं सदी से लगभग 15वीं सदी तक चला है। उस समय बाकी सारी शक्तियां हाशिए पर चली गई थी। अब 15वीं सदी के अंत में अब यूरोप अंगड़ाई ले रहा है और वास्को डिगामा और कोलंबस का नई दुनिया की खोज के लिए निकलना, इस तत्व को या नए मार्ग की खोज के लिए निकलना या सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए निकलना, इस बात का द्योतक था कि अब इस्लामिक भूमंडलीकरण की समाप्ति होने वाली है और यूरोपीय भूमंडलीकरण का आरंभ होने वाला है। तो ये एक नए युग अब अंगड़ाई ले रहा था। तो ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देखो, नए अटलांटिक मार्ग से व्यापार अपेक्षाकृत सुगम। यद्यपि यह मार्ग पुराने मार्ग से लगभग 3 गुना अधिक बड़ा था, परंतु यह सीधा समुद्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए पहले की तरह भूमि मार्ग से नहीं गुजरना होता तथा जहाज को पुनः लादे जाने की समस्या नहीं आती। अब देखिए, अगर आप अटलांटिक महासागर के रास्ते जाओगे तो आप जानते हो कि अब कुल मिलाकर अटलांटिक महासागर से आप निकले तो आपको वहां पर जाने के लिए तो अफ्रीका के कोस्टल रीजन से ऐसे मूव करते हुए तब आपको आना है केप ऑफ गुड होप, और वहां से मूव करके पहले आपको अटलांटिक से फिर हिंद महासागर में आना है और हिंद महासागर से अरब सागर में जाकर तब आप भारत पर पहुंचते हो। या हिंद महासागर में भी आप लंगर डाल सकते हो, परंतु डाला है चूंकि वहां पर मालाबार तट पर। तो अब इतना राउंड लेके जाना है जो 3 गुना लंबा रास्ता है। पहले क्या था कि आप फारस की खाड़ी के रास्ते जाते तो थोड़ा सा लैंड पार्ट ज्यादा पड़ता, लाल सागर के रास्ते जाते तो सुएज नहर तो बना हुआ नहीं था उसमें, सुएज नहर तो 1869 में खुला है। तो पहले क्या होता कि आपको वहां पर लाल सागर क्रॉस करके भूमध्य सागर में जो आप जाते हो डायरेक्ट दोनों का लिंक नहीं था। तो पहले आपको अपने जहाज को वहां पर अनलोड करके और भूमध्य सागर वाले एक दूसरे जहाज पर आपको लादना होता। इसके बीच आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होती जो वहां उपलब्ध होता, जो बहुत ज्यादा पैसा लेकर आपको हेल्प करता और आप अपनी सामग्री को भूमध्य सागर तक पहुंचाते। तो ये बड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट था, वही वो दे रहा है, क्योंकि उसमें तकरीबन रास्ता तो छोटा था लेकिन एक बार जहाज को अनलोड करके दोबारा लोड करवाने में और ट्रांसपोर्टेशन को पे करने में आपका बहुत सारा मुनाफा चला जाता था। ये मार्ग 3 गुना तो लंबा था लेकिन डायरेक्ट सामुद्रिक मार्ग था। यहाँ पर कहीं पर अनलोड नहीं करना है, एक बार आपका लोड होगा और सीधा उसी डेस्टिनेशन पर जाकर उतरेगा, क्योंकि बीच में कहीं भी आपको लैंडमार्क क्रॉस नहीं करना पड़ रहा। तो ये सुविधा थी उनके लिए। फिर आप देखते हो कि अमेरिका की खोज यूरोपीय व्यापार के लिए अत्यधिक उपयोगी। हालांकि अमेरिका की खोज अकस्मात हुई थी, परंतु यह खोज यूरोपीय देशों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि अमेरिका से प्राप्त कीमती धातु के माध्यम से ही वह भारतीय वस्तुओं को खरीद सके, अन्यथा उनके समक्ष भयंकर भुगतान संतुलन की समस्या उपस्थित होती। अब देखिए, वह अमेरिका को तो धोखे से खोजा गया, किसी ने अमेरिका को खोजना नहीं चाहा और वह बार बार केवल भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज कर रहे थे। एक्सीडेंटली अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। कितना बड़ा फायदा उन्हें मिला, जरा अनुमान करिए। अगर उन्होंने अमेरिका की खोज नहीं की होती
तो वो भारत से जो वस्तुएं खरीदते उसको पे कैसे करते, क्योंकि भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। और बात केवल भारत की नहीं, आप पूरे एशियाई व्यापार ही कह लीजिए, पूरे एशिया से जो वस्तु ले जाते थे उसके बदले यूरोप से देने के लिए उनके पास वस्तुएं नहीं थी, तो वो पे करते थे चांदी और स्वर्ण में, विशेषकर सिल्वर में। और थैंक्स टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी मात्रा में उनको धातु दिया और वो पूर्वी व्यापार को चला पाए, नहीं तो बिना अमेरिका की सहायता के वो पूर्वी व्यापार को चला ही नहीं पाते। पॉइंट 4, नौ परिवहन गतिविधियों में तकनीकी विकास। अब यह वैसे संभव नहीं होगा जैसे कंपास है, एस्ट्रोलैब है, कंपास है, उसका विकास हुआ है, और प्लस पहली बार अब कर सकते हो कार्टोग्राफी डेवलप हुई, मानचित्रावली, तो उससे उनको रास्तों का ज्ञान आसान हो गया, उससे नौ परिवहन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला, अन्यथा उन्हें मुश्किल होता। आप जब यूरोप का इतिहास पढ़ोगे तो आप एक दो चीज और भी देखोगे जिसको यहां समझाना मेरे थोड़ा मुश्किल होगा। यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों, आप यहां देखोगे यूरोप के महत्वाकांक्षी राजतंत्र की भूमिका। यह वह काल था जब यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हो रहा था तथा यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक संसाधनों की जरूरत थी। इसलिए इन महत्वाकांक्षी शासकों ने भी भौगोलिक खोज एवं नए क्षेत्रों में उपनिवेश के विस्तार पर बल दिया। अब इसके लिए थोड़ा हमें आपको यूरोप का इतिहास बताना होगा जो आगे मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आएगा, कि वह वही समय है कि यूरोप में सामंतवाद का पतन हो रहा है और सामंतवाद के कब्ज से राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हो रहा है, राजतंत्र स्थापित हो रहे हैं। राजतंत्र अपनी सेना स्थापित कर रहा है, अपनी नौकरशाही स्थापित कर रहा है। इसके लिए यूरोपीय राजतंत्र को बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन चाहिए था और वह संसाधन के लिए स्वयं यूरोपीय राजतंत्र इस व्यापार को प्रोत्साहन दे रहा है। राजतंत्र के द्वारा इस व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इस पहलू को जरा सा आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए इन महत्वाकांक्षी शासकों ने भी भौगोलिक खोज एवं नए क्षेत्रों में उपनिवेश के विस्तार पर बल दिया। इन शासकों के द्वारा ही भौगोलिक खोज की गई और नए क्षेत्रों में उपनिवेशों के विस्तार पर बल दिया गया। पुनर्जागरण द्वारा प्रेरित साहसिक मनोभाव। अब पुनर्जागरण ने जो एक साहसिक मनोभाव को प्रेरित किया है, तो उसमें यही काल है जब यूरोप में पुनर्जागरण का उद्भव हुआ था। पुनर्जागरण ने लोगों के मस्तिष्क पर धर्म का प्रभाव कम किया तथा मानव के महत्व को स्थापित किया। इस मानववादी चेतना ने भी लोगों में साहसिक मनोभाव भरकर उसे सामुद्रिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। मैं जब आपको यूरोपीय पुनर्जागरण पढ़ाऊंगा तो इस चीज का जवाब मिल जाएगा। जैसे यूरोप में जब पुनर्जागरण आया तो देखो, अब एक ही बात बताइए कि केवल क्या तकनीकी ही तरक्की के लिए पर्याप्त होता है? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जितनी चीज को लेकर यूरोपीय देश उस समय इतरा रहे थे और सामुद्रिक खोज में निकल पड़े थे, उस सारी तकनीकी चीन की थी। चीन के जहाज का दुनिया में मुकाबला नहीं था। और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि जेंग हो, जो चाइना का एक नाविक था, जिसने मिंग वंश के समय जो आप कह सकते हो कि इसने 7 वोयेजर लाए थे। सामुद्रिक खोज में सबसे पहले जेंग हे निकला था, जेंग हे। लेकिन वही जेंग हे के बाद चाइना पिछड़ गया, क्योंकि चाइनीज समाज रूढ़िवादी समाज था। रूढ़िवादी समाज आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उस समय चीन में इस तरह की धारणा घर कर रही थी कि जिब्राल्टर जैसे स्पेन और अफ्रीका में बीच में देखोगे तो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर से पूरब नरक का द्वार है। तो एक आम धारणा थी जिब्राल्टर से पूरब नरक का द्वार है, तो इसलिए चीन आगे नहीं बढ़ पाया। पुनर्जागरण का मतलब है नवीन चेतना का यूरोप में विकास हो रहा था और नवीन चेतना ने लोगों के दिमाग के बंधन को खोल दिया। लोगों की रूढ़िवादिता कम हुई और लोग फिर समुद्र में निकल पड़े। वह चेतना पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने दी। शायद पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बिना यूरोप की वैसी आधुनिकता नहीं होती। तो ये चीज मैं आपको वहां पर कवर करूंगा और बताऊंगा। अब धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका, तो ये इतने पक्ष को देख लेना जो यूरोप में, ये आपका सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। एक बार मिडिवल हिस्ट्री में ये बात पूछा था कि यूरोपीय व्यापार के विकास के क्या कारण थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 7 के 7 पॉइंट आप दे सकते हो। अब इसके बाद हमें यूरोपीय कंपनियों के बारे में बताना है, लेकिन अब अगर मैं आज ज्यादा दूंगा तो आपको ज्यादा पड़ जाएगा। आप इतना ही आज तैयार करो, फिर कल मैं आता हूं तो यूरोपीय कंपनियां दिखाऊंगा और फिर उससे
उसके बाद पहले यूरोपीय कंपनियां की केवल आरंभिक गतिविधियां दिखाई गई, फिर 18वीं सदी में जो क्षेत्रीय राज्य उनको दिखाने के बाद तब हम फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्य के साथ जो कंपनियों की डीलिंग हुई है और उसी को लेते हुए फिर हम लोग कर्नाटिक वॉर या पलासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध आदि पर बढ़ेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो आज मैं इतना ही यहाँ छोड़ता हूँ, आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लेना और फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जब टॉपिक हमारा आगे बढ़ेगा तो फिर हम क्वेश्चन आपको फॉर्म करके उसी तरह देते जाएंगे और आप पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहा हूँ। आपका काम केवल मैं डेली जितना काम कवर कर लूँ उसे आपको डाइजेस्ट करना है, उसको रिवाइज करना है बढ़िया से। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो।